Even after you blowing that whistle कि these people can come, before the attack happened, हम इसको क्यों नहीं रोक पाए? First call से लेके first field when you arrive, what is it that went through your mind? कभी किसी को एनकाउंटर किया हो, क्रिमिनल को या किसको, how do you process that as a human? हॉरिफाइंग जो नज़ारा था वो नरीमन हाउस का था, लेकिन रात में जब भी करकरे और कामटे और सालस्कर की शहादत सामने आई तब सब चौकन्ना हो गए। उसके बाद में फिर स्पेशल फोर्स, रिजर्व फोर्स, स्पेशल आर्मरी, वो सारे फील्ड में उतारे। अब जब कसाब को पकड़ा उसके पास तो लाठी ही थी, उसने तो जाके उसको पकड़ के पूरी गोलियां अपने पेट में ले ली और उस पे जाके जा गिरा तो जिंदा पकड़ा गया। ये जो धुआंधार गोलियां वीटी स्टेशन पे चल रहा है, मुझे मार दे वादा नहीं। हमारा सिंधे जो वहाँ का सब इंस्पेक्टर था, उसने अपनी रिवॉल्वर से जितना हो सकता था मुकाबला कर नहीं पाया AK-47 का मुकाबला। तो सबसे बढ़िया है वो कॉन्शियस रखना कि मेरी जान चली जाए लेकिन मुझे पब्लिक को बचाना है। एक चीज जो उसने आप में बदल दी हो आफ्टर दैट। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, ACP धनराज वंजारी। ही हैज़ बिन द विसल ब्लोअर फॉर 2611। उस पर हमने बात की है रिलेटेड टू ब्राइब, रिलेटेड टू ऑल द कन्फ्यूजन दैट अ नॉर्मल पर्सन विल फेस टू एन ऑफिसर हु हैज सर्व्ड दिस कंट्री विथ utmost compassion and honesty. Do you think ब्राइब देके हम किसी भी चीज से बच सकते हैं इंडिया में? What makes you actually corrupt can make you corrupt. This is the problem of system. लेकिन सवाल ये आता है कि who will change the system? तो ये आज तक आपके हिसाब से दाऊद और ये लोग पकड़े क्यों नहीं गए? ये अपने है ही नहीं, इनको कोई ना कोई हैंडल कर रहा है। कोई भी गैंगस्टर ले लो या कोई भी इंटरनेशनल क्रिमिनल ले लो, सलमान खान के इसमें लॉरेंस बिश्नोई, तो ऐसे आदमी को मारने से अगर औरों को प्रोटेक्टेड फील हो रहा है तो व्हाई शुड आई सस्टेन द गिल्ट? ये माना कि मुझे उसको मारने का अधिकार शायद ना हो, लेकिन सिस्टम ने तो ये सब बनाया है। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप सोचो तो एनकाउंटर ही। और वो कहता है कि जब तू पहलू में आकर मुस्कुराई तो लगा कि जवानी के दिन कुछ बाकी है अभी, बोतल भले खत्म हो चुकी हो मगर प्यालों में शराब बाकी है अभी। क्या बात। आप गुलजार जी से भी मिले हैं? गुलजार जी से भी मिला, वो तो विमोचन पे आए थे मेरी किताब। अच्छा। गुलजार साहब आए थे, उनके हाथों से 2nd एडिशन विमोचित हुई और जावेद अख्तर साहब ने तो प्रीफेस लिखी। करेज इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ फियर। यू हैव टू मैनेज योर फियर। और जब ये पता है कि ये सर्टेनिटी, बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ, तो उससे डरना क्या? अल्टीमेट मैसेज है, मरने से पहले जीना सीख लो। In one word, I justified my existence. क्या बात। तो एक ACP बनते बनते ही कितना टाइम चला जाता है? लाइक व्हाट इज इट दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम इवन एन ACP? क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता। 30-32 साल तो लग ही जाते हैं। हाँ, 30-32 साल लगे जाते हैं इसमें। मैं सब इंस्पेक्टर बोल के जब एनरोल हुआ डिपार्टमेंट में MPSC के थ्रू, दैट वाज फर्स्ट टाइम MPSC हैज सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर्स। और हमने ट्रेनिंग ली, तभी ट्रेनिंग की 2 मीडियम होती थी, एक इंग्लिश एक मराठी। तो हमने इंग्लिश में ट्रेनिंग ली। और ये बता दूं कि मैं पुलिस में आने से पहले आई वॉज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन कॉलेज। तो रहा ये कि वर्दी पहनने के बाद में वो प्रोफेसर कहीं परेशान ना हो, इसकी मुझे बड़ी चिंता होती थी। अच्छा। और मेरा सौभाग्य है कि वो प्रोफेसर बिल्कुल जिंदा रहा, वर्दी में प्रोफेसर रहा। इसके लिए आपने जो मल्टीपल पर्सनालिटी की बात करी है, वो प्रोफेसर मुझे टाइम टाइम पे गाइड करता रहा। अब उसने पढ़ाई से मुझे कभी रोका नहीं या पढ़ाई के तरफ हमेशा मुझे खींचता गया। कोई भी केस आती थी तो मेरे लिए एक एनालिटिकल डाटा बन जाती थी। और उसमें एनालिटिकल डाटा मैं देखता था कि ये इंसान है, ही इज़ अ एंटिटी, और ये फिजियोलॉजिकल एंटिटी लगती है, बट बेसिकली ह्यूमन बीइंग इज़ अ
साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ये मेरा मानना था। इसके लिए व्हाई ही बिहेव, बाद में मेरी रिसर्च उसी में आई, जेनेटिक ओरिएंटेशन ऑफ थॉट डायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें होती रही। व्हेन आई वाज इंटरनेशनल police officer on United Nations deputation in Kosovo, that time Yugoslavia's territory, you can say, Central Europe. So there, my Russian counter fellow, he told me that you are a chemistry professor and I am a psychologist. He was MA in psychology. They said, let us work together. So we started sharing thoughts. और वो एक एक्सपीरियंस बड़ा आज अलग था। बेसिक बात इसमें से लेने लायक है कि मुझ में जो प्राध्यापक था वो बिल्कुल जिंदा रहा, और उस प्राध्यापक ने मुझे खूब हेल्प की, खूब मदद की। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग बम्बई में हुई। पहला पुलिस स्टेशन डोंगरी था। डोंगरी पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, एरिया का नाम सुनते कांप उठते थे। तब के दाऊद इब्राहिम वगैरह ये तो बच्चे थे, ये तो सतह पे आने से काफ़ी वक्त था उनको, लेकिन उस वक्त जो नाम चलते थे, रशीद अरबा, करीम लाला, ये 70s की बात कर रहे हो आप? ये 78-79 की। तो वहाँ पे मेरा 3 साल का टेन्योर इन्हीं लोग के साथ में गया, और बड़ी ये होती थी उसके अंदर, हमें चाह होती थी कि जाए के देखे, क्योंकि आए तो है देहात से, मफसिल एरिया से, बम्बई जैसे महानगर में पड़े हैं, तो हर चीज़ की एक चाह होती है। आप अगर पूछोगे मजाकी तौर पे, तो सबसे बड़ी चाह थी कि करीम लाला को मिले। क्या बात है। हालांकि वो गुंडा था, बहुत बड़ा गैंगस्टर था। तो उसी ज़माने में उसकी फ़ोटो छप के आई थी राजीव गांधी के साथ, बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हाँ। तो हमने सोचा राजीव गांधी के साथ में ये आदमी जाके मिल सकता है, अपने को क्या हर्ज, अपने तो एरिया में है इसका अड्डा। करेक्ट है। तो हम उसके एरिया में जाकर उसको मिले, और वजह क्या थी पता है? अमिताभ का जंजीर पिक्चर। मैं आपको बताऊं, मेरे को नायक पिक्चर दिमाग में आ रही है, जहाँ पे वो जाता है ना वो बंदे के पास में कि मैं ही तेरे पास आ जाता हूँ। वो एक सीन होता है उसके अंदर कि वो एरिया में जाता है जहाँ पे सब गुंडे रहते हैं, और वो अंदर जाता है, फिर लेके आता है उसको बस के यहाँ पे। देयर इज अ फाइट सीक्वेंस इन नायक पिक्चर। मेरे को सेम वही वाइब आ रही है। नहीं, उस तरीके से मैं नहीं गया। मैं तो गया कि जिसका किरदार प्राण ने निभाया है। अच्छा। वो कुर्सी पे लात मारने वाला अमिताभ की, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं पुलिस थाना है, ये कहने वाला अमिताभ को हमने ढूंढा। वो रघुनाथ सिंह नाम के एक इंस्पेक्टर थे, वो उस थाने में थे, और ये वाकया हो चुका था। जब आप किसी थाने में जाते हो तो इट हैज इट्स ओन हिस्ट्री। तो आपसे बात करती है दीवारें, तो वो पत्थर दीवारें हमसे बात करते थे। हमने कहा चलो इसको मिले, तो हम जाके उसको मिले। उसने हमारा बड़ा अच्छा से स्वागत किया, बैठाया, और सारी हिस्ट्री बताई कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, रघुनाथ सिंह के साथ कैसे भिड़ंत हुई, बाद में कैसे दोस्त बने, और कितने फिर अच्छे दोस्ती में वो निभाया। तो फिल्म का एक बीच था। देखो अब के जितने भी फिल्में हैं, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, नेटफ्लिक्स में जो भी आ रही है, फेमस फिल्में इस आइदर ऑन द लाइफ ऑफ पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर और कमांडोज या इंटेलिजेंस एजेंट, इसी के ऊपर सारी फिल्में। लोगों को हमेशा इन सर्विसेज के बारे में जानने की बड़ी उम्दी चाह रही है कि मैं ये समझूं, मैं वो समझूं, और बड़ा इंस्पायरिंग भी होए। यंग जनरेशन थिंक कि हमने साला ऐसा बनना है, हमने ऐसा होना है, हमने ऐसी पढ़ाई करनी है। मेरे साथ में जब 15-20 साल मेरी सर्विस हो गई, तो हैड सम जूनियर विथ मी, जैसे नए सर्विस डाल के आए, तो वो कहते थे, बड़ा फक्र मुझे महसूस होता था कि हमें आप जैसा पुलिस ऑफिसर बनना है। तो ये बातें चलते रहती है, एक इंस्पायरिंग हो, पर्सनैलिटी हो पुलिस ऑफिसर के। हालांकि क्रिटिसिज्म भी पुलिस पे बहुत होता है, पार्ट ऑफ प्रोफेशन। लोग गालियाँ भी खूब देते हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन फिर भी जो पुलिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है इस डेमोक्रेटिक कंट्री की, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स चैलेंजिंग एट द सेम टाइम, इट प्रूव्स दैट यू आर कैपेबल और नॉट। द पर्पज ऑफ योर लाइफ यू कैन जस्टिफाई थ्रू दिस यूनिफॉर्म। इतना अच्छा दायरा है उस सर्विस का। और दूसरा जो मुझे खास करके फ़ायदा हुआ इसमें, वेराइटी ऑफ पीपल, द कैनवास इज सो लार्ज। मैं JRD टाटा, नानी पालकेवाला, उनके कैबिन में बैठ के उनके साथ में चाय शेयर करी है, और वही फिर कोई झोपड़पट्टी का दादा हो या झोपड़पट्टी का कोई माजूर इंसान हो, उसके भी साथ में बैठकर मुझे शेयर करने की ये मिली है। तो सी द रेंज, ये अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी रेंज तुम्हें कहाँ मिलेगी और किसी जॉब में। दैट वाज द बेसिक थिंग। अब पोइट्री वोइट्री का तो शौक पहले से था, मैं पहले भी पोइट्री लिखता था। मैं आपको पॉज कर सकता हूँ यहाँ पे? हाँ। मेरे को ना सबसे प्यारी बात ये लगी कि आप है ना अपनी ACP की जर्नी को भी ना एक लेखक की तरह बयां कर रहे हो।
एक कैनवस के ऊपर उसके एक एक रंग को मेरे को बता रहे हो कि नीरज ये रंग की ये वैल्यू थी, ये रंग की ये वैल्यू थी। सी आई थिंक जो आपके अंदर का जो प्रोफेसर था ना और जो लेखक था वो उसको उस अपॉर्चुनिटी से देख भी रहा था, यार यहाँ पे तो मेरे को ये साइकोलॉजी भी देखने मिल रही है, ये ह्यूमन इंटरवेंशन भी देखने मिल रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच रेयरली ह्यूमन गेट्स। आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल मिलेंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं, एमबीए बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं, बिल्कुल बीकॉम बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं, सीए फर्म में जाओगे तो सारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं। देयर इज नो अदर कलर इन दैट एरिया यस जो कि आपको मिला। नाउ कमिंग बैक टू, जब मैं इस चीज़ को ट्रेस करता हूँ ना तो मैं अभी थोड़े से आपसे सवाल जवाब करूंगा इस बेसिस पे कि एक सिविलियन के माइंड में क्या होता है, क्योंकि ये लाइफ मैंने नहीं जी है, मैं तो बहुत यंग हूँ अभी आपके कंपैरिजन में, एंड नीदर हैव आई वेयर्ड दिस यूनिफॉर्म, राइट। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछूंगा कि मेरे को दूर से क्या दिख रहा है, और फिर आप उसके अंदर है ना क्लैरिटी ला सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि हम वो था ना, वही कहावत होती है, दूर से देखा तो ये दिख रहा था, पास आके देखा तो ये पता चला। तो मेरे को वो कंफ्यूजन क्लियर करनी है लोगों के दिमाग में, राइट। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। सो पहला मैं एकदम बहुत इजी सा सवाल पूछूंगा, डू यू थिंक ब्राइब दे के हम किसी भी चीज से बच सकते हैं इंडिया में? वो तो ट्रूथ ऑफ द ईरा है, इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में है। ब्राइब ऐसा कोई ज़माना नहीं था, आप अगर वेदों उपनिषदों से भी चलो अच्छा, तो ब्राइबिंग और ये अलग अलग किस्म की होती थी, कोई ऐसा ज़माना नहीं था। क्योंकि आपके पास में जब पावर है, what makes you actually corrupt? Power can make you corrupt. And sometimes it is been thrashed, it is been clutch of the situations, circumstances. कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, या फिर तुम्हारा कोई निजी मामला जिसमें है, कोई रिश्तेदारी बिरादरी का मामला है, तो उसके अंदर आदमी उसके पीछे जा सकता है। ब्राइब लेना नहीं लेना ये तुम्हारा इंडिविजुअल कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर जो है वो डिसाइड करेगा, अपने वैल्यूज पे डिपेंड करता है। अपने वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कहाँ लेना है वो भी डिपेंड करेगा। हमने जो सीनियर देखे उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हें मौत दिखे, जहाँ डेड बॉडी का पंचनामा करना हो, इंक्वेस्ट पंचनामा हम पे, उसमें पैसा कितना भी कोई दे छूना मत, क्योंकि वो ये पुराने ऑफिसर्स हमारे जो सीनियर रहे वो आप आज तो है नहीं दुनिया में, सब निकल गए, तो उन्होंने कुछ ऐसी वैल्यूज कर रखी हैं, तो उसके दायरे अलग अलग है। अब ब्राइब है बदनाम, ब्राइब करना गुनाह है, हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से पाप भी है, लेकिन कई ऐसे पाप है जो पुण्य को जन्म देते हैं। और फिर इस प्रकार से आप अगर ब्राइब को देखते हो, ब्राइब को नॉट एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्राइब को देखना चाहिए एक मिडिल एंगल से कि वेदर दिस इज प्रॉपर एंड एडमिसिबल टू माई कॉन्शियस। इफ योर कॉन्शियस डजंट, देन यू शुड नॉट टेक इट। ये क्या बात हुई कि आपने ब्राइब ले ली और रात में आप सो नहीं पा रहे हो, दैट इज बैड। सो दैट डेवलप्स गिल्ट विद इन यू, एंड गिल्ट इज वन ऑफ द पॉइजनस इमोशन. That poisonous emotion create psychosomatism in due course. Look, blood pressure, hypertension, coronary diseases, cancer, diabetes, they are no virus. They are no virus. They are generated, psychosomatic. मनोविकार जन्य व्याधि इसको हिंदी में हम कह सकते हैं. मन में विकार जिससे पैदा होगा वो चीज न करे, भले ब्राइब हो या कोई रिलेशनशिप हो या और कोई आपको उसमें लुब्धता के कारण आप उसमें खींचे जा रहे हो, वो काम नहीं करे जो तुम्हारे कॉन्शियस को गवारा नहीं है. अच्छा, आप कहोगे मेरे कॉन्शियस को गवारा है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, वो तो क्रिमिनल कर रहा है, वो पॉलिटिशियंस तो ये कर रहा है और वो कर रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये आप कहते हो, लेकिन आपके भीतर जो है वो आपको सोने नहीं देगा. अपने आप से झूठ नहीं कह सकते. बिल्कुल, यू कैनॉट चीट योर कॉन्शियस. करेक्ट. मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको पब्लिक के लिए ब्रेक डाउन करना चाहूंगा, जितना मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, कि अगर हम ब्राइब को एज अ प्रॉब्लम लेके, हाँ ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, हम उस चीज पे एग्री करते हैं, इट इज देयर. अब आप जिस तरह से इसको बता रहे हो कि लेट्स टेक टू स्टोरी एग्जांपल रियल लाइफ. एक होता है ट्रैफिक पे किसी को रेड सिग्नल पे पकड़ा, उसको उससे ब्राइब ले ली, ठीक है. यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन था कि आप ब्राइब ना लेके प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है. देयर इज नो जान हानि यहाँ पे,
कि आपके लाइफ के ऊपर कोई थ्रेटन आ रहा है, इट्स योर कंप्लीट ऑप्शनल मॉरल एलिगेशन कि आप ये मैं खुद चूज कर रहा हूँ करने के लिए। एक हो गया कि मेरे को बड़ा सैड लगता है ये बोलते हुए कि बहुत सारे मैंने IAS ऑफिसर्स या उनकी स्टोरी सुनी है जिनके साथ में बहुत कुछ हुआ है, जो बाद में रिवील भी हुआ है कि ड्यू टू सम पॉलिटिकल प्रेशर या किसी चीज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई क्योंकि दे सेड नो टू साइन समथिंग और टेक अ ब्राइब, जो उनके मॉरल कंपस के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है। तो मैं 2 कॉन्ट्रास्ट इसलिए सेट कर रहा हूँ कि वहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग एक इशू है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो पा रही है किसी के IAS या किसी सुपीरियर के लेवल पे जहाँ पे उसको उसकी ज़रूरत थी, लेकिन उस पर इतना प्रेशर था कि उसको तोड़ दिया। मतलब बोलता है ना कि आप सिस्टम की अगेंस्ट नहीं लड़ सकते हो, या तो आपको बनना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर बैठना पड़ेगा, या तो सिस्टम से ही निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, आप सिस्टम में रह के सिस्टम के अगेंस्ट नहीं आ सकते, नहीं जितना जा मैं समझ पा रहा हूँ। Yes. तो आर दीज 2 एग्जांपल्स करेक्ट, जो मैं आपकी बात को Yes. समझ पा रहा हूँ? परफेक्ट एग्जांपल्स परफेक्ट हैं। एग्जांपल है ये। तो मैं ये जनरली आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप भी ये बातें सुनते हो, मतलब मैं तो चलो बाहर से सुन रहा हूँ, आपने यूनिफॉर्म पहनी है, किसी IAS के साथ में, किसी IPS के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के ऊपर? आपने अपने रियल लाइफ में ऐसे कोई सिनेरियोज देखे हैं आपकी नज़रों के सामने कि कोई आपका सुपीरियर था बहुत बड़ा, जिसने किसी एक चीज़ में अपने वैल्यू को नहीं छोड़ा बट फिर लोगों ने उसको छोड़ दिया? ऐसा कई ऑफिसर्स हैं जिनके साथ हुआ, उनके करियर बर्बाद हुए, उनको साइडलाइन रहना पड़ा। आप अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो एज अ पार्ट ऑफ कंपल्शन विद इन सिस्टम, तो सिस्टम तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। किसी भी सिस्टम में नौकरी करने के लिए जब आप जाते हो तो सिस्टम को समझना होगा। एवरी सिस्टम हैज़ इट्स ओन एथिक्स, ओन कल्चर एंड ओन मॉरल वैल्यूज। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी सारी इथिकल और मॉरल वैल्यू के साथ सिस्टम की वैल्यू तू खाएगी। अब वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर आ जाता है। वो कॉम्प्रोमाइज परसेंटाइल जो वर्कआउट आप करो वो तुम्हारे कॉन्शियस में कितना फिट होता है, दैट इज द क्रक्स ऑफ द इशू। अगर वो नहीं हो रहा है तो या तो सिस्टम आपको ख़त्म कर देगी। आप सिस्टम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सिस्टम एक सेट मशीन है, एक बड़ी मशीन का आप हिस्सा बन गए। तो आपको वो मेन रॉड जिस तरीके से घूम रहा है उसी तरीके से हर पुर्जे को घूमना होगा। एक पुर्जा कहे कि नहीं मैं इस रॉड के तहत नहीं घूमूंगा तो कट के बाहर आ जाएगा। ब्राइबिंग का जो इशू है ये भी बड़ा सेंसिटिव इशू है कि ब्राइब हम एक साइड में देखते हैं कि पुलिस ब्राइब लेती है। उनको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा बता दो। एक म्यूनसिपालिटी के स्कूल में मैं जाके बच्चों से बात कर रहा था, 5वीं 6वीं कक्षा के बच्चे थे, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे बच्चे। एक बच्चे ने खड़ा होके सवाल पूछा, अंकल। मैंने बोला क्या बात है, पूछो। उसने पूछा, अंकल पुलिस लोग पैसे क्यों खाते हैं? तो दैट वाज वेरी अमेजिंग। पुलिस लोग पैसे, मैंने कहा बेटा पुलिस लोग पैसे क्यों खाते? मेरे दिल में कहा तूने कहाँ देखा? बोले आज ही सुबह जब मेरे डैडी मुझे स्कूटर पे छोड़ने आ रहे थे तो उधर वो नागपाड़ा के जंक्शन पे पुलिस ने रोका। पुलिस ने रोकने के बाद में डैडी को रिसीट काटने के लिए बोला, तो डैडी बोला देखो हवलदार अभी इसमें रिसीट में टाइम जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, ये सब मेरे को बच्चों को छोड़ना है, बाद में दुकान भी खोलने के 50 रुपये ले लो और छोड़ दो। तो मेरे डैडी ने उसको 50 रुपये दिए, उसने जेब में डाले और वो चला गया। मैंने कहा बेटा इससे क्या दिखा? पुलिस पैसे नहीं खाते, लोग पुलिस को पैसे खिलाते हैं। अगर वो ना दे, अब देखो दोनों तरीके से कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर काम कर रहा है। कॉमन मैन का जो परसेप्शन आपने लेके चले, कॉमन मैन ये सोच रहा है कि ये यहाँ की जद्दोजहद, फिर कोर्ट में जाओ, ये रिसीट बनाओ और 200 रुपये फाइन भरो, ये करो, टाइम जाएगा उल्टा खोटी, 1-3-4 घंटे जाएंगे, जाने दो 50 रुपये में छूट रहा हूँ। बेसिकली ब्राइब इज नॉट द नीड ऑफ पुलिस, इट इज द नीड ऑफ कॉमन मैन ओवर देयर एंड पुलिस कोऑपरेट हिम, आई वुड से इन दैट वर्ड। मतलब कोई पॉजिटिव कोऑपरेशन या लीगल कोऑपरेशन इसको नहीं कहूँगा, लेकिन पुलिस कोऑपरेट कि चलो छोड़ो। तो एमिकेबिलिटी ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है जो बच्चों के दिमाग में, आजकल यंग जनरेशन को तुम सोचो, उनके दिमाग में ये है कि पुलिस करप्ट है, पुलिस पैसा खाती है। लेकिन पुलिस क्यों करप्ट है, कि पुलिस क्यों पैसा खाती है? एज ए पार्ट ऑफ सिस्टम खाती है, या हमारी ज़रूरत समझ के पुलिस को हम पैसा खिलाते हैं? इसको भी अपन ने नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आई एग्री। इससे हमें ये सीख मिलती है कि एज अ कॉमन पर्सन आप अपने दिमाग में एक पावर लेके मत चलो कि जो भी मुझे मिलेगा यूनिफॉर्म वाला, ही विल बी सेलेबल बेस्ड अपॉन दी अमाउंट ऑफ फॉल्ट दैट आई हैव मेड। मतलब जो मैं आपकी कहानी से समझ पा रहा हूँ, और आई डू अग्री विद दिस थिंग कि अगर मैं ही सामने वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा देन एनीबडी कैन ग्रैब ऑन टू इट। यस,
सो दैट इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये पॉइंट भी कम अक्रॉस किया है कि हमें दोनों पहलू से देखना उतना ही ज़रूरी है. बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खाना चाह रहे हैं तो खा रहे हैं, कोई ऑफर भी तो कर रहा है बचने के हाँ, लिए, खिलाने वाला भी तो है, खिलाने वाला भी तो है ना. तो इकोसिस्टम तो दोनों हाथ से बज रहा है, बिल्कुल. दोनों हाथ से ताली बज रही है. तभी जाकर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें तब्दीली लानी पड़ी, अमेंडमेंट लाना पड़ा कि जितना खाने वाला जिम्मेदार है उतना उसको खिलाने वाला भी जिम्मेदार होगा. दैट इज द चेंज बीन ब्रॉट इन लेजिस्लेशन. अगर लेजिस्लेटिव एक्ट में इस प्रकार का चेंज आता है, दैट मीन्स दैट समवेयर द पार्लियामेंट हैज रिकॉग्नाइज दिस फैक्टर कि करप्शन सिर्फ वन साइड बात नहीं है, ये अदर साइड भी है. अगर आप अपना पर्सनल ओपिनियन दो, जैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ऐसे किसी, बिकॉज इफ आई एम मॉरल एंड आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड आई डोंट वांट टू डू सर्टन थिंग्स, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है. आई हैव टू ईदर रिटायर और मुझे कर दिया जाएगा. सो आपको क्या लगता है कि हम ओवरऑल इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं? आपका पर्सनल ओपिनियन, इट इज़ नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग. अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है तो कि नीरज मेरे को लगता है कि ये इस चीज़ से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है एज अ सिविलियन कि अगर एक बंदा, कितने लाख लोग एग्जाम देते हैं एक IAS बनने के लिए. इट इज़ अ वेरी हार्ड बैटल. लोग अपने, मुझे पता है स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली या नॉर्थ इंडियन फैमिली, मैंने देखा है कि लोग सिविल सर्विस के लिए कितनी मेहनत करते हैं, 5-5, 6-6 साल. बिल्कुल. उसके बाद में अगर किसी की फैमिली को भुगतना पड़े और वो उनका बच्चा मर जाए बिकॉज ही वॉज नॉट सेलिंग हिज मॉरल वैल्यूज, देन वेयर आर वी हेडिंग? बिकॉज फिर वो बंदा मेहनत ही ना करे ना. अगर यही चीज़ है, आज मेरा अगर वो पॉडकास्ट देख लेता है, उसको ये चीज़ तो एटलीस्ट समझ में आ जाए कि देख मेरे पास एक सेफ बाउंड्री का जोन होगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं इसके ऊपर भी नहीं जा सकता, इसके नीचे भी नहीं जा सकता. तो आई जस्ट वांट टू टेक योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जो प्रॉब्लम आप नरेट कर रहे हैं, दैट प्रॉब्लम इज़ वेरी मच एग्जिस्टिंग. दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम. ये सिस्टम के प्रॉब्लम है कि आप, जब हम कहते हैं कि आप सिस्टम से पंगा नहीं ले सकते, चलो ठीक है, उस वक्त हम ये भी सोचे क्या सिस्टम सबको सही तरीके से अकोमोडेट कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो क्या फॉल्ट सिस्टम में नहीं है? सिस्टम में भी अपना फॉल्ट देखना चाहिए. लेकिन सवाल ये आता है कि हु विल चेंज द सिस्टम? लॉ मेकर्स कैन चेंज द सिस्टम ओनली बिकॉज एवरीथिंग हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेस इन दिस कंट्री. सो लॉ मेकर्स, तो आप लॉ मेकर बन जाइए. कई लोग हमने देखे, हमारा ही खुद का एग्जांपल ले लो कि ये होने के बाद में वी आर सर्चिंग प्लेस इन पॉलिटिक्स कि क्या है पॉलिटिक्स. और हर प्रश्न तुम्हारे जीवन का अगर पॉलिटिक्स के ही दहलीज पे जाके दम तोड़ रहा है तो पॉलिटिक्स को हम बुरा क्यों कहें? उसमें भी अच्छा हो सकता है. ये है कि वहाँ ये लोग जावे और इनको जैसे सिस्टम चाहिए वैसे सिस्टम बनावे. आपने जो एग्जाम्पल दिया, कई लोग इसमें हताहत होकर बड़ा नुकसान हुआ, जिंदगियां बर्बाद हो गई. क्या ऐसे लोगों को सिस्टम अकोमोडेट नहीं कर सकती है? जो ऑनेस्ट है और अपने ऑनेस्टी की कीमत अगर उनको इस हद तक चुकानी पड़े तो सिस्टम ने सोचना चाहिए. अब सिस्टम सोचेगी, लॉ मेकर सोचेगा वो कितनी उनकी इंटीग्रिटी है, कितना उनका इथिकल पावर है, या वो कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं कंट्री को, ये सारा डिपेंड इसके ऊपर करता है. इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू. ये बात है. आई एग्री, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास पावर है और मैं पावर को सही तरीके से यूज ना करूँ, वही फंडामेंटल प्रॉब्लम पे आता है. इफ आई एम पॉलिटिशियन, इफ आई एम समबडी सुपीरियर टू लेट्स से इवन IAS, अगर मैं ही उस न्यू रूल को नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम तो मैं बना रहा हूँ ना. बिल्कुल. और अगर मैंने उस चीज़ को एनफोर्स करा दिया, अगेन आई एम गोइंग टू अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ नायक अगेन, कि जैसे वो बोलता है ना, नहीं ये फाइल निकालो जहाँ से जो है. आई नो इट्स अ आइडियलिस्टिक सिनेरियो, नॉट अ रियलिस्टिक सिनेरियो, बट बात तो वहीं चली जाती है. अभी मैं आपसे ना एक इंटरेस्टिंग टैंजेंट पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, ये जितने भी हम, एक होता है ना धारणा होती है लोगों के दिमाग में, इस पे ये बॉलीवुड मूवीज का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कितना उसमें सच और झूठ दिखाता है? क्योंकि मेरे को देखो, मैं अगर ऐसा बच्चे की तौर पे देखूँ तो मेरे को कहाँ से समझ में आता है कि पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है? हर सिग्नल पे तो मैं नहीं हूँ. मतलब एक होता है ना, जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा कहानियाँ इन्हीं पे बनती है. बेबी मूवी हो गई, कोई मूवी हो गई, कुछ भी हो गया, चाहे वो या तो गैंगस्टर पे बन रही है, आपको पता है 1990s के गैंगस्टर्स पे बनेगी, सुल्तान मिर्जा पे बन गई, किसी पे बन गई, या फिर एक IPS IAS या कोई एक ऐसी विसल ब्लोअर पे बन जाएगी. तो आपको क्या लगता है कि कितना सच और झूठ होता है इन मूवीज के अंदर, और वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में? मैं जहाँ तक जानता हूँ, मूवीज में ऐसी कोई चीज बेसिकली झूठ नहीं होती. दैट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिक्शन. ओके. फैक्ट्स एंड फिक्शन को कॉम्बाइन करोगे तो ही फिल्म बनेगी, वो हिसाब से बनती है.
अब जहाँ पुलिस के नेगेटिव रोल दिखाए गए तो ये भी हकीकत है। अगर आप पूछो कि फिल्में आती कहाँ से हैं, फिल्मों को कौन खुराक देता है, तो फिल्मों को खुराक आवाम देती है। अपने समाज में से ही फिल्म जो घटनाएं होती है, उस घटनाओं का जो वृत्तांकन है या कहीं पे आती है पब्लिक डोमेन में, उसी से फिल्म बनाने वालों को कहानियाँ मिलती है और वो कहानी बना के बनाते। तो दोनों साइड है। पॉजिटिविटी टुवर्ड्स पुलिस ये आजकल के फिल्मों में बढ़ चुकी है। उसकी वजह एक है कि पुलिस ने भी अपना काम करने का दायरा और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कि कोई चीज़ छिप नहीं सकती, आप कुछ भी कर लो, कोई चीज़ छिप नहीं सकती। तो पुलिस का पॉजिटिविज्म दिखाना बहुत ज़रूरी है और वैसी ज़्यादा फिल्में आजकल आ रही है। पहले ज़माने में खास करके साउथ में पुलिस की बड़ी नेगेटिव फिल्में हुआ करती थी। मतलब एक 40-50 साल पहले की आप फिल्म देख लो तो एक तो लेट आएगी, या उनका ड्रेसिंग परफेक्ट नहीं रहेगा, या उनका रहन सहन ठीक नहीं है, या उनको बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा दिखा हाँ देंगे कपड़े कुछ या ऐसे। मोटा दिखा दिया, जाड़ा दिखा दिया, ऐसा एक भद्दी इमेज हाँ। पुलिस की वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। और अभी की जो फिल्में आ रही है खास करके पुलिस डिटेक्शंस, कोई अच्छा नुमाइंदा इन्वेस्टिगेशन, रोहित शेट्टी की जितनी आई हैं ये सारी पुलिस वाली, काफ़ी पॉजिटिव थेरीज हैं, जिसमें कई फिल्में ऐसे हैं जिसमें हम ये बताएं कि बेरहमी से अच्छा अगर उसको करना पड़े और सिस्टम के अंदर तुमको फेस करना पड़े, तो ये भी फिल्मों में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है कि ही हैज़ द करेज टू फेस इट, कि मैंने ये किया है, ये पब्लिक और आवाम के लिए अच्छा है। अब सिस्टम भले इसमें मुझे पनिश कर दे, आई एम रेडी टू अंडरगो दैट पनिशमेंट। एंड ये अवेयरनेस बहुत सारी ला रही है मूवीज। हाँ। मतलब ये जो अनटोल्ड स्टोरी होती है कि ये किसने स्पाई बन के अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, वो पता ही नहीं, आज तो वो है भी नहीं, बिल्कुल। बट उनकी मूवी आ गई आज, मूवी क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन देश के लिए इतनी बड़ी थी। बराबर है। मैं तो समझता हूँ जितनी तादाद में आज दाऊद के साम्राज्य पे या उसकी पर्सनैलिटी पे या उसका जो भी नेटवर्किंग उस पर फिल्में आई, उसके मुकाबले पुलिस ऑफिसर पे कम फिल्में आई। कहाँ आए, ज़्यादा आनी चाहिए। ज़्यादा आनी चाहिए। तो समाज में ये मैसेज चला जावे कि भाई पुलिस ऑफिसर भी नामचीन होते हैं, उनके ऊपर भी फिल्में बन सकती है। ये नहीं कोई गैंगस्टर है तो उसी के ऊपर फिल्में बन रही है, कोई टेररिस्ट है तो उसी के ऊपर, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती होगी मसाले के साथ में, वो आप देखिए ज़रूर, लेकिन पुलिस ऑफिसर के रोल को अंडरमाइन आपके फिल्मों में नहीं किया जा रहा। ये एक पॉजिटिव और बड़ी होपफुल आशावादी बात है, ऑप्टिमिज्म है इसमें। पुलिस की इमेज 1990 से, जहाँ पे बॉम्बे के अंदर एक गैंगस्टर राज था, है ना, लोग डरते थे, लोगों को पता नहीं था कि वो सिक्योर हैं या नहीं है। आज लोगों को ये पता है कि हम मुंबई में सिक्योर हैं, क्योंकि मैंने एज अ किड 1994 बॉर्न हूँ मैंने हमेशा अपने आप को सेफ फील किया मुंबई के अंदर। और ये आई थिंक बहुत प्राइड की बात है मेरे लिए भी और मुंबई पुलिस के लिए भी, कि अगर मुंबई का कोई भी नागरिक, लड़का छोड़ो कोई भी लड़की भी अपने आप को सेफ फील कर रही है एट एनी टाइम ऑफ इन द डे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट ये मेरे को सिर्फ एक साइड दिखती है, क्योंकि मैं उस एरा में बॉर्न नहीं हुआ था। आपने वो साइड देखी है जो शायद मुंबई का बहुत अगली फेस था, जिसके ऊपर आज कहानियाँ बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे चेंजेस आए थे, क्या आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई हमारी इस सिटी के अंदर? बेसिकली हम एक बात को लेके चले कि जो चेंज आता है वो सबसे पहले किसी सिस्टम में नहीं आता, वो आता है अवाम में, समाज में। क्या बात है। और पुलिस जो है उसको चेस करती है। वाह। तो पुलिस का चेस करना ये दर्शाता है कि पुलिस में जो तब्दीली आएगी वो थोड़ी लेट होगी। पहले वैसे क्राइम नहीं आए, अब AK-47 आ रहा है तो पुलिस को चेंज होना पड़ेगा। 26/11 जैसा अटैक या उसके पहले की बात अगर करो तो पुलिस का, खास करके बम्बई पुलिस का दायरा जो बदला है वो 92-93 के राइट्स के बाद में बदला। और वो बदले हुए दायरे में आप 94 में आपने जन्म लिया, बहुत सही टाइम पे जन्म लिया, क्योंकि सारा कुछ बदला हुआ था। ऐसा समय था या कुछ एरिया ऐसी थी जहाँ पर लोग गैंगस्टर के नाम से डरते थे या पुलिस का वहाँ पे भय नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे कोप अप करने वाली बात है, बदलाव वहाँ आया, हमने उसको कोप अप किया। कुछ ऐसे हीरोज़ पुलिस में भी आए जो जाकर उसको फेस कर सके, चार्ल्स शोभराज हो या कोई वरदराजन हो या बड़े बड़े छोटे मोटे गैंगस्टर थे, करीम लाला भी हो, उनको भी केसेस फेस करके बाद में आना पड़ा। भले ही ये सारे गैंगस्टरों का एक पॉलिटिकल पैट्रोनेज होता था,
क्योंकि पॉलिटिशियंस बड़े पैमाने पे इन पे कहीं ना कहीं किसी मामले में Rely करते थे। रिलाय करते। वो यहाँ तक बढ़ा कि यू विल नॉट बिलीव, अपने भाषणों में बाला साहब ठाकरे ये कहने लगे कि अगर दाऊद उधर डॉन है तो हमारा भी इधर अरुण गवली हिंदू डॉन है। अब देखो, ये जो लेबलिंग है, नहीं होनी चाहिए। ये लेबलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कर रहे हो। तो बेसिकली कीड़ा जो है वो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिशियन अपने मतलब और अपने फायदे के लिए तब भी गैंगस्टरों को इस्तेमाल करते थे, अब भी करते हैं। बल्कि अब तो ऐसा हुआ कि वो जहाँ चाहे वहाँ एक गैंग बना के उसको इस्तेमाल करने लगे, भले वो पुलिस में से बनाए या कुछ अगली केसेस रेफर करूँ कि जहाँ पर मनसुख हिरेन जैसे की मौत है या और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर हमारे क्रिमिनल है कि पुलिस ऑफिसर अब पहचानना मुश्किल है। तो ये साइड में भी आप थोड़ा तवज्जो दे दो, ध्यान देकर इसको बताओ ये तब्दीली आई कहाँ से। ये सारा मशीनरी अपने हिसाब से जब चलती है और जो सेटअप करने वाला है सिस्टम का, वो अगर उस टाइप का एथिकल और मॉरल वैल्यू रखे हुए है तो वो सिस्टम में आएगा। अब पुलिस को फेस करना है, पुलिस अपने तरीके से फेस करेगी, बट इट टेक्स टाइम। आप बोलेंगे इंस्टेंटली ये हो जाए, ऐसा नहीं होता। सीसीटीवी हमारे पास एक ज़माने में नहीं थे, कहीं किसी गली कुचे में कुछ हो जाए पता नहीं चलता था, आज है। तो ये जो कोपिंग अप है पुलिस का और पुलिस का हीरोइज्म जो है वो बड़े अच्छे पैमाने पर सामने आ रहा है। आफ्टर 93 ये कंप्लीट दायरा चेंज हो गया। आफ्टर 26 देयर आर टू मेजर दिस थिंग टेररिस्ट अटैक यू कैन से कि 93 के बाद में 26 11। तो ये दोनों अटैकों ने बम्बई को पूरी तरह से तब्दील कर दिया, हर मामले में, हर स्पेयर में। वो पुलिस का स्पेयर हो, रेवेन्यू का हो, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का हो या बिल्डर्स का हो, सारे दायरे इसमें बदल दे गए। अब ये बदलाव भी ज़रूरी है और उसको कोपअप करना भी ज़रूरी है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पुलिस का हीरोइज्म जो है वो रहना चाहिए, बिकॉज दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, एंड व्हेन लॉ इज़ वेल प्रोटेक्टेड automatically citizen feels safe and protected, and that is the culture of Mumbai, and that's why credit finally goes to Mumbai police. अभी हम 26/11 पे आते हैं, बिकॉज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसके अंदर। यू वर द विसल ब्लोअर, क्योंकि जो अटैक्स हुए थे, जिस तरह से, एक तो पहली बात उसने पूरे मुंबई को बदला, सिविलियंस के माइंडसेट को बदला, डिफेंस के माइंडसेट को बदला, कंट्री के माइंडसेट को बदला। करेक्ट। उसके बाद से मुंबई, मेरे हिसाब से मुंबई पुरानी वाली मुंबई नहीं रही जो डरती है। राइट, वी ऑल स्टैंड विद ईच अदर। और अभी हम प्रॉपरली इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इसके बाद में किसी की भी इस तरीके से जान हानि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। आपने बोला कि आप जब अपने वर्किंग इसमें थे एसीपी में, यू वर एग्जैक्टली द इंचार्ज ऑफ दीज एरियाज, इट वॉज द मोस्ट अफेक्टेड वन, कोलाबा, जहाँ जहाँ पे भी अटैक्स हुए थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इवन आफ्टर यू ब्लोइंग दैट विसल की गुजरात से थ्रू द रूट ऑफ सी these people can come, before the attack happened, which was covered in the newspaper as an headline, हम इसको क्यों नहीं रोक पाए? या आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? मेरा जो रोल था वो रोल से मैं शुरू करता हूँ, प्लीज। तब के पता चलेगा कि हम इसको क्यों नहीं रोक पाए। मेरी पोस्टिंग हुई थी नए नए, वहाँ कप परेड पुलिस स्टेशन का मैं इंचार्ज था, और ये टेररिस्ट जिस जगह पे आए वो एरिया भी कप परेड पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता था। जैसा मैंने कहा शुरू में ही कि वर्दी में प्राध्यापक था, पढ़ाकू था, हर चीज़ को देखने की बड़ी शिद्दत होती थी, डाटा एनालाइज ये सब करता था। तो वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसे देखे कि जिसमें ये अंदेशा था कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है कहीं भी इंडिया में। उस बीच मैंने एक स्पीच और एक आर्टिकल पढ़ा था, आई थिंक इट वाज चंद्रशेखर तिलक, if I don't forget the name, he is economist, and he has written in his article कि there won't be a surprise if terrorist attack would be there in the eve of world economic recession. पूरे दुनिया में 2008 में एक इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था। अब जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो लोगों को ज़रूरत पड़ती है टेररिस्ट अटैक कराने की। आप कहोगे इसमें क्या तुक है? तो जो कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी वॉर इक्विपमेंट पे बेस है, वो चाहेंगे कि हमारे वॉर इक्विपमेंट बिके जाए, उसको कोई खरीदार हो,
खरीदार कौन बनेगा? जहां टेररिस्ट अटैक हुए, अभी 26/11 की बात ले लो, 26/11 के बाद में हमने कितने हजार सीसीटीवी कैमरेज पूरे कोस्टल एरिया को कवर करने के लिए लगाए। ये सारे कैमरेज और ये सारे इक्विपमेंट हमने कई बढ़िया डिवाइस खरीदे, वेपन्स खरीदे, डिफेंस का पूरा बजट ही चेंज हो गया डिफेंस ना। का पूरा बजट चेंज हो गया। तो ये चेंज किसके झोली में जा रहा है? ये चेंज कोई इंटरनेशनली बैठा हुआ है जिसके Correct, झोली में जा रहा है। correct, तो जो आप on इस कर रहा है। बात को समझ ले कि कोई इंटरनेशनल पावर थी जो इस प्रकार से करना चाहती थी। तो हमने कहा इंटरनेशनल करे या नेशनल करे, जो कुछ भी है, आप अपन अपने एरिया को देखो। करेक्ट। तो हमने जब हमारी एरिया देखी और हमारी एरिया देखने के बाद में पता चला कि 2-3 बातें उसमें हुई। एक डॉक्टर मेकर थे, मेकर अंपायर जो है पूरा नरीमन पॉइंट का, उसके चीफ अभी नहीं रहे वो। उन्होंने एक खत लिखा था कि यहाँ से जो बोट आती है गुजरात से, तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्राइडेंट होटल के बीच में जो वाटर लॉग है, जिसको बधवार पार्क में एंड आता है, वहाँ आती थी। तो उसके ऊपर कोई ये नहीं है, वो कई बोट देखते थे, उसने गुजरात की बोट है, अनरेगुलेटेड है। हाँ, इरेगुलर है, उसका कोई चेकिंग नहीं हो रहा है, एवरी बोट इज गेटिंग एंट्री इजीली। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मल सा ये था, मेरा वैसे कोई समझ नहीं आता था, क्योंकि लैंड एंड वाटर इज डिफरेंट। आई हैड नो ज्यूरिडिक्शन इन वाटर एंड लैंड जो है वो बात करनी थी। फिर भी मैंने उसको इस मामले से जोड़ा, फ्लैग कर दिया। ये जो आईबी के रिपोर्ट्स का डाटा एनालिसिस था, उससे मैंने इसको जोड़ा कि शायद ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमने एक लेटर लिखा नेवल कमांड को। लेटर लिखने से पहले मैं जानता था मेरी रैंक सीनियर इंस्पेक्टर की थी, कमिश्नरेट रैंक का ऑफिसर चाहिए था, तब मैं एसीपी नहीं हुआ था। तो मैंने नोटिंग लिखकर मेरे डिप्टी कमिश्नर को नोटिंग भेजी। बाद में सबको, सारे हायर ऑफ एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, सीपी, सबके पास में वो नोटिंग गई और उसमें था कि भाई ऐसा ऐसा लेटर आप साइन करके भेजो। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने कहा कि पूरी मेहनत और पूरा जो सुपरवाइजिंग और पूरा सर्वे जो है वो आपने किया है, तो आप ही लेटर लिख दो। तो हमने वो एक लेटर लिख दिया नेवल कमांड को कि ऐसा ऐसा हो सकता है, काइंडली इंस्ट्रक्ट द कोस्ट गार्ड एंड योर नेवल कमांड टू सी दैट ऐसा इलीगल एंट्री से कोई एंटी सोशल या एंटी नेशनल एलिमेंट नहीं आए। दैट वाज द वर्ड यूज इन द लेटर। उसमें टेररिस्ट अटैक होने वाला, टेररिस्ट अटैक कब होना, ऐसा कोई नहीं था। बट लेटर ऑन दैट लेटर बिकम विसल ब्लोइंग, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट बिकॉज इट वॉज नॉट गिवन अटेंशन एज इट शुड हैव बीन गिवन। सिवियरिटी पे ध्यान नहीं दिया गया उसको। हाँ, ध्यान नहीं दिया या फिर उसकी महत्ता को समझे नहीं। देखो, सिस्टम में दो तरीके के फॉल्ट है, जानबूझ के नहीं ये करना या उसको परसेप्टिवली लेना ही नहीं कि भाई क्या जरूरत है, अभी ठीक है, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, correct. ये बात होती है। इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है। इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बात के वजह से वो रह गया। अब जब अटैक हुआ उसके बाद में सारी चीज़ें एकदम विस्तार से सामने आई और ये तो कॉन्फिडेंशियल करस्पॉन्डेंस था, मैंने जो किया था वो दैट वाज नॉट टू बी डाइवर्ज एनीवेयर। लेकिन किसी ऑफिस से वो मिसशिप हुई और इस लेटर को मीडिया में रिलीज कर दिया कि देयर वाज अ ऑफिसर हु हैज रिटन, लेकिन किसने ध्यान नहीं दिया। अगर इस लेटर पे ध्यान देते तो शायद हम 26/11 को रोक सकते। तो ये अभी मीडिया को खुराक चाहिए, उनको कोई तो नया एलिमेंट कुछ ना कुछ चाहिए था, उन्होंने वो हिसाब से कर दिया। एंड फुल डे माई फेस वॉज ऑन टीवी स्क्रीन और वो चल रहा था, इन्होंने ये किया वो किया। बाद में वो बात रही धूल में जमा हो गई। लेकिन वो बात थी कि टेररिस्ट वहाँ से आए, उनको भी ये पता था। हमें कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर समझना होगा। और जैसे आपने कहा कि पूरे डिफेंस, पूरे पुलिस, सारे दायरे बदल गए, वैसे इंटेलिजेंस का दायरा भी बहुत बड़े पैमाने पे बदल गया 26/11 के बाद में। और कॉमन आदमी जो एकजुट होकर सामने आ गया, जब उन्होंने देखा कि पुलिस ऑफिसर इतने हताहत हुए, ज़्यादा संख्या में पुलिस ऑफिसर मारे गए, लेकिन एक जिंदा ह्यूमन बॉम्ब जिसको हम कहे कसाब नाम का, वो पकड़ा गया। दैट्स अ वर्ल्ड हिस्ट्री। और पाकिस्तान का हाथ था। दैट इज द स्किल ऑफ माय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रमेश महाले बोल के जो ऑफिसर है जिसने ये इन्वेस्टिगेशन किया, उसने वो एस्टेब्लिश किया। तो ये जो बाकी की बातें जो बाद में हुई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे कि अगर शुरू में क्या कर सकते, शुरू में डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ कर सकते थे। कॉमन आदमी को समझने में वक्त लगा कि ये टेररिस्ट अटैक है या वॉर है। इतने साल, 17 साल के बाद भी अगर आज मुझसे कोई पूछे
तो मेरे सामने वो सारे नज़ारे हैं और मैं एक ही वर्ड में कहूँगा कि इट वॉज नॉट अ टेररिस्ट अटैक, इट वॉज वॉर थ्रैश्ड ऑन मुंबई। वाई मुंबई वॉज चोजन? क्योंकि मुंबई की कोई भी हेडलाइन दुनिया के पेपरों की हर पेपर हेडलाइन में हो जाती जाती है। है। और मुंबई को हिला दिया तो पूरी दुनिया को हिला दिया, इंडिया को तो हिला ही दिया, भारी दुनिया को हिला। दैट वाज द मैसेज दे वांटेड टू गिव। फाइनल जो प्लान था, एवरी टेररिज्म हैज़ अ बिजनेस प्लान एंड एवरी बिजनेस हैज़ अ टेररिस्ट प्लान, ये विज़ा विज़ चलता रहा, वो साइकिल चलता रहा। मतलब मेरी जो आदत थी कि हर चीज़ को जब जानना है समझना है तो इसका ग्रैंड डिजाइनिंग समझ लो। ग्रैंड डिजाइनिंग जब तक आप में ध्यान में नहीं आएगा किसी भी बात का, इंडिया की कास्ट सिस्टम से लेकर तो इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम तक, ग्रैंड डिज़ाइन समझ लो। जब ग्रैंड डिज़ाइन समझ में आ जाता है तो आपको वो डाटा एनालिसिस में कनेक्शंस करने को इजी पड़ जाता है। यू कैन कनेक्ट द थिंग्स रैशनली, लॉजिकली एंड विथ रीजंस। और रैशनल एंड लॉजिकल रीजनिंग अगर तुम्हारी परफेक्ट है तो तुम्हारी बात में दम है, वरना फिर कहने के लिए कुछ कह दिया और मैं तो बहुत ये करता और वो कर, ये सारी रूमरिस्टिक गप्पे जिसको हम कहेंगे, जो कट्टे में नुक्कड़ पे बैठ कर लोग लगाते हैं, वो कह वाली बात हो गई। इसमें मज़ा नहीं है। आपका एक लॉजिकल कनेक्शन उसमें से निकल कर आना चाहिए, तब तो बात चले। अब जब प्रधान कमेटी के सामने इसकी जब इंक्वायरी हुई, हमारा सबसे लास्ट में स्टेटमेंट हुआ एंड दे सेड कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपोजिशन यू डिड। उन्होंने पूछा था कि आपने इंस्पेक्टर इंचार्ज होने के साथ में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या किया। मैंने कहा सर बेसिकली प्रॉब्लम वाज नॉट ऑन द लैंड, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम विद इन द वाटर। और इसके लिए मैंने नेवल कमांड को आगाह किया था, ये बताया था। और मुझे जो मेरे हिसाब से करना था उसके बाद में तो सारा फेस किया ही किया सब ने। तो उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी निभर कर आई कि हमारी सिस्टम हिल गई, सिस्टम को समझ में आ गया कि अभी हमें रिवैम्पेशन करना चाहिए, वी मस्ट रिक्रिएट समथिंग न्यू। और एयरफोर्स जैसा फोर्स बना, ये सारा रिक्रिएशन उसके बाद में हुआ और पब्लिक के ध्यान में आ गया कि पुलिस कैन फेस नॉट ओनली टेररिज्म बट अ वॉर, sacrificing their heroes like Karkare and Omble, and they caught one live bomb. So, मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट सा टेक अवे यहाँ पे मिला है जो कि मैंने नोटिस किया आपकी डिपिक्शन से, कि आपने टेररिज्म को एज अ बिजनेस दिया, राइट, विच इज़ समथिंग दैट हैज़ हिट मी बिकॉज दैट इज़ व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. Terrorism is not just done because they want to kill you or make you scared. It is to sell the defense equipments to country internationally, because जब एक कंट्री डरती है 3 कंट्री और सामान खरीदती है. बिल्कुल बिल्कुल वजह फरमाया है ना, एकदम करेक्ट. क्योंकि सी चाइना अंडरस्टैंड्स दिस, पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स दिस, ऑल द कंट्रीज अराउंड अस अंडरस्टैंड दिस. आज जब इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, भले वो चाइना के इक्विपमेंट हो, हम सबको पता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है खुद के डिफेंस इक्विपमेंट क्रिएट करने की, तो हमने हमारे सेल्स बढ़े ना कि इंडिया ने ब्रह्मोस बनाई, इंडिया ने ये सारी चीजें की. अब ये दूसरे लोगों को भी चाहिए, इसराइल को भी चाहिए, बाकी सारी कंट्रीज को भी चाहिए. इसराइल की वैसी क्या वजूद है कि दुनिया को पता है कि इससे बेहतर डिफेंस इक्विपमेंट किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो प्रूव करते आ रही है ना लड़ लड़ के. बराबर. हमें मॉरली उनसे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बट पूरी दुनिया सेल कर रही है ना, ले रही है ना, खरीद रही है ना. तो ये जो आपने पॉइंट बताया ना कि एक जगह पे डर पैदा करने से 3 लोगों का फायदा हो रहा है, और वो 3 लोग तो पिक्चर में भी नहीं है. जो 2 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में कि ये हुआ वो हुआ, और बाकी 3 लोग जो उससे पैसा कमा रहे हैं वो साइड में बैठ के गप्पे मार रहे हैं कि देखो हमने एक चीज कराई. और दैट इज व्हाई टेररिज्म इज लाइक अ बिजनेस विदाउट अ फेस. एग्जैक्टली, विदाउट अ फेस. करेक्ट. I want to go into this depth of कि जब ये 26/11 हुआ, because I remember as a kid मैं न्यूज़ पे देख रहा हूँ कि यार स्टेशन में घुस के बम फट रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं. ऑब्वियसली जिन लोगों ने भी अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया या जो उस टाइम पे वहाँ मौजूद थे, उन पे तो क्या ही बीती होगी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. बट आपको जब पहला कॉल आया, अब तक तो ये आपके लिए एक लेटर था. जब आपको एक्चुअली में न्यूज़ पता चली, आपने इनके साथ काम किया है, हेमंत करकरे हो गए जिन्होंने सैक्रिफाइस दिया अपनी लाइफ का, और भी पुलिस ऑफिसर्स जिनकी वजह से हमें सिचुएशन को कंट्रोल में ला पाए. आपका वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि एक्चुअली दिस हैज हैपेंड, आपके एरिया में गोलियां चल रही हैं, एज एन इंचार्ज देयर, क्या था रिएक्शन आपका? पहली रिएक्शन तो ऐसी थी, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक है ये तब तक किसी को पता नहीं था.
पूरी रात 26/11 की बीतते बीतते 12-1 बजे 2 बजे ये पता चला कि इसकी इंटीग्रिटी कितनी ज़्यादा है और कितना मैसिव ये है। शुरुआत की जब इंफॉर्मेशन आई कंट्रोल रूम से कि यहाँ ऐसे ऐसे फायरिंग हुआ, दैट वाज वन की वीटी स्टेशन पे फायरिंग हुई है। उसके बाद में लियोपोल्ड जो ये था होटल कुलाबा का, वहाँ पे फायरिंग हुई है, ताज में फायरिंग हुई है। ये धीरे 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 कड़ियाँ जुड़ती गई। पहला रिएक्शन और पहला रिस्पांस पुलिस का जो भी आमतौर पे होता है वो है कि अरे उधर फायरिंग का इंसिडेंट हो गया, चलो जितने भी लोग हैं अवेलेबल वहाँ पर उस वक्त रेडी हो जाओ, जो भी अपने पास है लेके चलो। राइफल है नहीं है, बहुत से लोग विदाउट राइफल भी चले गए, ऑफिसर्स अपने रिवॉल्वर लेके चले, जिनके पास कुछ नहीं था वो लाठियाँ लेके चले। इस हिसाब से हम लोग गए फर्स्ट इम्पैक्ट में। लेकिन जब देखा कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और एक अलग डायमेंशन में ये दिख रहा है, शुरू में लगा गैंग वॉर है, कोई दो गैंग आपस में टकरा दी होगी, और साइमल्टेनियसली मीडिया का भी अपना जो बात है वो करना चालू था। लेकिन रात में जब भी करकरे और कामटे और सालस्कर की शहादत सामने आई तब सब चौकन्ना हो गए। उसके बाद में फिर स्पेशल फोर्स, रिजर्व फोर्स, स्पेशल आर्मरी, जितने भी मौजूद क्यूआरटी जैसे क्विक रिस्पांस टीम जैसे हमारे पास थे वो सारे फील्ड में उतारने पड़े। और वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि उस वक्त कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये समझने से बेहतर था कि इस सिचुएशन से कैसे निपटे। तो उसमें हर बंदा इन्वॉल्व हो गया। जो सिविल ड्रेस में था वो भी इन्वॉल्व हो गया, जो यूनिफॉर्म में था, कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल था, ऑफिसर था, एसीपी था, डीसीपी था, कमिश्नर था, सारे के सारे रास्ते पे आ गए। सो दैट वाज द रिस्पॉन्स विच हैज़ एक्सीलरेटेडली डेवलप्ड एंड एलिवेटेड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैंने तो मेरे ज़िंदगी में इतने जल्दी पुलिस ने इतनी ज़्यादा तैयारी करके रास्ते पे आ गए कभी नहीं देखा, जो 26/11 में देखा। एक सतर्कता थी, भले हमारे पास इक्विपमेंट कम थे, कुछ नहीं था। अब जब कसाब को पकड़ा उसके पास तो लाठी ही थी, उसने तो जाके उसको पकड़ के पूरी गोलियां अपने पेट में ले ली और उस पर जाके जा गिरा तो जिंदा पकड़ा गया। अब उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वी वेयर नॉट properly equipped because we were not knowing this is a war. This is that much magnitude of this attack. Nobody was aware. ये शुरू का फेज निकलने के बाद में फिर अवेयरनेस आया। इससे हमें ये चीज़ तो रियलाइज हो ही गई कि सेल्फ डिफेंस की मेंटालिटी रखना बहुत अच्छी बात है, बट अटैक की कैपेबिलिटी रखना उससे भी अच्छी बात है। मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ बिल्कुल अटैक की कैपेसिटी रखना वो भी उससे बात है। सबसे बढ़िया है वो कॉन्शियस रखना कि मेरी जान चली जाए लेकिन मुझे पब्लिक को बचाना है। करेक्ट। ये जो धुआंधार गोलियां वीटी स्टेशन पे चल रहा है, मुझे मार दे वादा नहीं। हमारा सिंधे जो वहाँ का सब इंस्पेक्टर था, उसने अपने रिवॉल्वर से जितना हो सकता था मुकाबला कर नहीं पाया, AK-47 का मुकाबला नहीं कर मारा गया। ये कॉन्शियस, वो मैं समझता हूँ मुंबई पुलिस की या पूरे देश के पुलिस की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जो हमें ट्रेनिंग या हमारे अनुभव से, तजुर्बों से ज़िंदगी में मिलती है। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सोसाइटी, आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस कॉमन मैन। ये कॉन्शियस बड़ा तेज़ होता है। मैं जितना सुन रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मेरे को एक चीज़ पता चल रही है इसमें कि इस रात पे सारे रोल्स की कोई वैल्यू नहीं रही होगी। चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो उससे कोई ऊपर हो, सारे के सारों का सिर्फ एक पर्पस था कि सबको फील्ड में उतरना है और कंट्रीब्यूट करना है इस चीज़ को कैसे भी रोकने के लिए। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रैंक पे हो, या तुम बचोगे या मरोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कूदना है, करना है, बचाना है, बस। दिस इज सच अ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी जा रहा है उसको पता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। शायद मोस्टली चांसेस है कि नहीं आऊंगा, क्योंकि सबको दिख रहा है कि टीवी पे न्यूज पे मीडिया यही बोल रही है, अरे उनके पास AK-47 है, उनके पास AK-47 है, उनके पास AK-47 है। गैलेंट्री हैपनिंग, ये गैलेंट्री हैपनिंग है। बड़ा सीना चाहिए उसके। सेम वर्ड आया मेरे और आपके मुंह में। क्योंकि आई मीन एक बच्चा तो टीवी से ऑनेस्टली सर देख सकता है सिर्फ, लेकिन वो जो डर को जीना, उसको कॉन्कर करके कंट्रीब्यूट करना देश के लिए, ये अलग ही एक लेवल का जुनून है। सही बात, बहुत ही अलग लेवल का। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप
ऑब्वियसली आपने काम किया है हेमंत करकरे सर के साथ भी, कि ये जब हो रहा था सब रात को जा रहे थे, आप भी, आई एम श्योर यू वर इन द फील्ड एज वेल, तो आपको जब ये न्यूज़ आई शहादत की, आई वॉन्ट यू टू नो मोर देन दिस फ्रॉम यू कि what kind of a person he was, क्योंकि सब लोगों को टीवी चैनल से तो ये तो याद है कि अरे यार यू नो वी लॉस्ट समबडी हु यू नो सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, बट उनकी लीडरशिप हेमंत करकरे नॉर्मली आपके साथ कैसे थे, मैं जानना चाहता हूँ उनके बारे में थोड़ा। मेरे उनके पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और मैं कप परेड का इंचार्ज बनने से पहले उन्हीं के अंडर ATS में काम करता था और बहुत अच्छे से जानते थे। एक्चुअली वी वर फ्रॉम सेम नेटिव प्लेस और उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत था। मेरी उन दिनों UD सिटी में एक लेक्चर हुई थी, चेंजिंग डायमेंशन ऑफ टेररिज्म, और उसमें केमिकल टेररिज्म पे वो लेक्चर हुई थी। तो वो ऑफिस ने मुझे एक लेटर भेजा UD सिटी डायरेक्टर ने कि आपकी लेक्चर से बहुत स्टूडेंट प्रभावित हुए, वी हैव सीन पुलिस ऑफिसर बट अ केमिस्ट्री प्रोफेसर आल्सो, ये सारी बातें उसमें लिखी। वो लेटर उनके टपाल में आ गया, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले आप ये कहाँ पढ़ रहे हो? मैंने बोला सर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ कॉन्स्पिक्यूसली, लेकिन सोच रहा हूँ। तो बोले तुम और मैं दोनों मिलके हम केमिकल टेररिज्म पे क्यों ना थेसिस लिख के PhD बने। क्या बात है। तो एक वहाँ प्रोफेसर थे, इफ़ आई रिमेम्बर, भौमिक, तो हमने उनसे बात की, सर ऐसे ऐसे मेरे जॉइंट कमिश्नर चाहते हैं PhD, लेके आओ। तो यहाँ तक के बातें होती थी उनके साथ में। और एज अ लीडर ही वॉज एक्सलेंट, करेजियस लीडर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ही नेवर सेड कि आप लोग आगे जाओ मैं पीछे खड़ा हूँ। ही सेड मैं आगे रहता हूँ आप पीछे साथ चलो, आप साथ चलो, आप मेरे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ। दैट काइंड ऑफ अ फ्रंट फाइटिंग लीडर ही वॉज। एक्सलेंट ह्यूमन बींग, वेरी हैंडसम, पर्सनैलिटी वॉज ग्रैंड, गिफ्टेड पर्सनैलिटी एंड वेरी टैलेंटेड एट द सेम टाइम। वेरी टैलेंटेड, वेरी यूनिक उनकी क्वालिटीज़ थी कि वो बात की नफ्स को पकड़ लेते थे। आपने एक बात कही शुरू में, तो आपका पहले लफ्ज़ में क्या आया, आपका आखिरी लफ्ज़ क्या होगा वो समझ लेते थे। इतना होनहार ऑफिसर। हमको जब एक खबर मिली, जब उनकी शहादत हुई, चलो ठीक है अशोक चक्र मिला, उनकी शहादत को नवाजा गया, लेकिन मैं तुम्हारी इस पॉडकास्ट इंटरव्यू के माध्यम से ये करना चाहूँगा कि उनकी शहादत की इज्जत होनी चाहिए हर तरफ। जब कभी बुरी बातें उनके बारे में सुनता हूँ या लोग क्रिटिक्स करते हैं, तो एक दर्द सा एक पुलिस ऑफिसर होने के कारण उभरता है। मेरा कलीग ऑफिसर, मेरा सुपेरियर रह चुका है और ऐसे ऑफिसर के बारे में उसकी शहादत को बेइज्जत किया जा रहा है, अच्छा नहीं लगता। आपको क्या? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ सिविलियन हम फोर फ्रंट पे तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम उस सैक्रिफाइस की वैल्यू समझ सकें जो एक इंसान डाल रहा है, जो उसकी पूरी फैमिली डाल रही है, नॉट जस्ट दैट पर्सन, उसकी पूरी फैमिली। हम फैमिली को भूल जाते हैं। आज हम कितने इंटरव्यू देख लें कि हम हेमंत करकरे सर का नाम ले लेंगे, बट उनकी फैमिली, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस, उनके आसपास के लोग जिनकी भी लाइफ में वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो सब अफेक्टेड है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बंदे को खोया है हमने, बराबर। वो शायद आगे जाके और देश के लिए काम करते थे। फैमिली का सफरिंग और फैमिली का सपोर्ट इतना ज़बरदस्त है। कविता करकरे जी वो भी नहीं रही दुनिया में, उनकी बीवी हेमंत करकरे की, मुझे याद है वो वाकया जब हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी गुजरात के CM थे और करकरे की शहादत के लिए उन्होंने 50 लाख रुपया इनको देने का ये किया, तो मिसेस करकरे ने बोला ये पैसा मैं नहीं लूँगी, ये देश के नाम शहादत है, ये शहादत देश के नाम है, ये कोई खरीद फरोख्त वाली चीज़ नहीं है शहादत। ये उनके लफ्ज़ थे। तो आपने बहुत सही थ्रेड पकड़ा है कि फैमिली भी उसमें उसी प्रकार से सहभागी होती है कि यस वी आर देयर। अब वो बाद में सफ़र भी करते हैं, सफ़र भी करते हैं, कई तरीके की थ्रेड्स, कई तरीके की उल्टी सुल्टी बातें, यहाँ तक कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर जो लिखते थे वो जो उनकी शहादत के पहले कि इनके मुंह को तो कालिक पोत कर इन्हें घुमाना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन फिर भी जो पॉजिटिविज़म, जो एक एलिवेटेड एनर्जी का फंडामेंटल फिनोमिना तुमको पुलिस करकरे जैसे पुलिस ऑफिसर में दिखता है,
वो इतिहास में ढूंढने से और कहीं नहीं मिलेगा। सर मैं तो ये कहता हूँ ना कि फिर अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूँ कि खुद फील्ड में उतरो। हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? खुद बोल फील्ड में मतलब खुद करके फील्ड में दिखाओ। उतरो, करके दिखाओ। और जिन लोगों को बोलना है ना, दूर से बैठ के जज करना बड़ा आसान होता है जीवन के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। चाहे कोई अपने सपने के लिए लड़ रहा हो, चाहे कोई ओलंपिक्स के लिए लड़ रहा हो, चाहे अपने देश के लिए कोई लड़ रहा हो। आपको मैं बताऊं शहादत की सही कीमत क्या होगी, कि जब उनकी फैमिली जिंदा है, जब तक उनकी फैमिली का एक मेंबर भी जिंदा है, उनके नाम पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल पैसा नहीं मांग रही वो फैमिली, बिल्कुल। इज्जत मांग रही है। यही यही समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल बताया, हालांकि बताने लायक है ही नहीं है, पता नहीं, आप उसको भले बात ही समझो, लेकिन फैमिली उससे ज़्यादा सफ़र होती है। एग्जैक्टली। और ऐसे रिमार्क्स जो नेगेटिव रिमार्क्स हैं, उनकी शहादत को नकारने वाले, बेइज्जत करने वाले, उनसे वो सबसे ज़्यादा हर्ट होते। कह रहे इतना बड़ा ये सब हो गया और आप उसको इज्जत नहीं दे पा रहे हो। सरकार ने दी है, अशोक चक्र दिया, उनका नाम ये है, हर दिन 26/11 में शहीद दिवस मनाया जाता है, पुलिस जिमखाने पे प्रोग्राम होता है, परेड होती है अच्छी खासी उनके ऑनर में। ये सारी चीज़ अपनी जगह पे हैं, आई लव दैट। आपके हिसाब से, क्योंकि हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, 26/11 के अंदर ऐसा कोई नाम जो शायद किसी मीडिया में नहीं आया, बट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, जो आप ही के साथ थे कहीं पे, जो शायद हमने जिनको खो दिया, या जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था बट उनको कभी वो क्रेडिट नहीं मिला, मैं ज़रूर देना चाहूँगा। नहीं, खोया वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिनको, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको क्रेडिट मिला लेकिन उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। जैसे मेरे साथ एक कांस्टेबल काम करता था, जाधव नाम था उसका, ही वॉज असिस्टेंट टू सालस्कर, जो कि वो 3-4 मुर्दों की ढेर में नीचे दबा हुआ था, करके जिंदा रहा, और उसको भी इंजरीज वगैरह काफ़ी मिली, तो काफ़ी हीरोइज़म उसमें रहा। जितने भी लोग इंजर्ड है सबको मेडल्स मिले। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जैसे सेंट्रल के गैलेंटरी अवार्ड्स होते हैं, वो अवार्ड 26/11 के बाद में शुरू किए और सबको मिला। लेकिन एक हाथ दो अनसंग हीरो जिसको हम कहेंगे वैसे हो सकते हैं। उसके दो वजह है, एक तो उनको कोई शोहरत लेने की आदत नहीं है, या उसके पीछे नहीं जाएंगे, और जो आगे आ रहा है उसको फेस करेंगे। उनकी लाइफ इटसेल्फ इज़ अ मैसेज। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे सबको प्राइजेस, अवार्ड्स और रिवार्ड्स मिले उसमें। मेरे हिसाब से देखो, अनसंग हीरोज तो हमेशा होते हैं, बिल्कुल। चाहे हम कितने लोगों को क्रेडिट देते हैं, ऐसा कोई ना कोई होगा ही जिसने कंट्रीब्यूट किया जो शायद किसी की नज़र में ना आया हो। चाहे वो एक बंदे की बॉडी को उठा के कहीं और रखना हो, किसी को गन देना हो राइट टाइम पे, किसी को डंडा देना हो, किसी को कॉल करना हो, कोई भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है जो हमें नहीं दिखा है, जो मीडिया को नहीं दिखाया है, जो शायद उसके सब इंस्पेक्टर को भी नहीं दिखाओ, बट उसने किया है, जिससे कि देश के अंदर कसाब मिल गया। इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था ना, तब जाके एक जिंदा मिला है। सही बात है। और वो भी कितने लोगों को मारने के बाद में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आप अभी बात कर रहे हो, थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूँ इसमें कि जब आपको कॉल आया, ये हमें समझ में आ गया कि ये कोई नॉर्मल सा एक्ट नहीं है, दिस इज़ अ फुल फ्लेज्ड टेररिज्म पूरी तरीके से है। तो आपकी फर्स्ट ऑन फील्ड आप कहाँ गए थे जहाँ आपने एक्चुअल में फेस किया हो इस चीज़ को? एक्चुअल में मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ आपने देखा हो कि क्या इम्पैक्ट है इस चीज़ का। क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ इमेजिन करना भी बहुत डिफिकल्ट है कि मैं अगर वीटी स्टेशन पे जाऊँ, जहाँ पे आई एम श्योर मीडिया ने बाद में थोड़ा बहुत कवरेज दिखाया होगा सेंसर्ड, कि लाशें पड़ी हुई हैं, बट आपके लिए तो वो एक रियलिटी थी। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड थ्रू योर लेंस कि जब आप फील्ड पे गए और आपने देखा यार इतने लोगों को मार दिया, क्या हो रहा है मेरे देश में। एक तो शॉक का फैक्टर होगा, बराबर, बट मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉल से लेके फर्स्ट फील्ड व्हेन यू अराइव, व्हाट इज इट दैट वेंट थ्रू योर माइंड? सबसे पहले तो हॉरिफाइंग जो नज़ारा था वो नरीमन हाउस का था। ओके। जो पूरा हताहत कर दिया था, बम फोड़े गए थे अंदर, और बहुत बड़ी एक हॉल में तकरीबन 20-25 कंप्यूटर्स लगे हुए थे। तो डेफिनेटली वो कुछ अलग काम वहाँ चलता होगा, इसके लिए उन्होंने उसको टारगेट किया। और फिर उससे भी हॉरर नज़ारा था ताज होटल का। ताज होटल से जो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, मेरा ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन तो उसमें था। कि लोगों से वहाँ के लोगों को निकाल कर उनको हमारे जो ज्यूरिडिक्शन में विवांता ताज प्रेसिडेंट होटल है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। होटल ताज हैज़ डन अ कमेंडेबल कोऑपरेशन इन दैट। और उनका सिक्योरिटी स्टाफ कुछ था, उसमें फिल्में भी आई है काफ़ी, आप देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा एग्जैगरेशन है इधर उधर,
लेकिन वो नज़ारा देखने के बाद हमें लगा एक इम्पैक्ट, यू कैन से इट इज़ अ ट्रोमेटिक शॉक ऑल्सो, कि अरे बाप रे, हम तो देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो इतना बड़ा है सब कुछ। लेकिन अब फेस करना है जो भी है वो। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फेस करना है, करते रहो, लगे रहो। उस बीच में एक छोटा सा मुझे याद आता है, 27 तारीख को एक न्यूज़, 27 28 को न्यूज़ आई, 26 को ये हुआ, हमारे देश के जो ओबीसी मसीहा जाने जाते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर, वो गुजर गए। अब तुमको बोलता हूँ कि वो जब उनकी बॉडी को ले जाए, देश का पंतप्रधान है, महज 13-14 लोग रहे होंगे, ध्यान ही किसका नहीं है उधर। सारा तवज्जो, सारा ध्यान ये 26/11 और ये टेररिस्ट 4 दिन पूरे निपटने को लगे, वो सब आग बुझी और उसके बाद सब कुछ ये हुआ। तो इम्पैक्ट तो उसका बड़ा ट्रोमेटिक था फॉर एवरी पुलिस ऑफिसर, नॉट ओनली मी, एवरी कांस्टेबल। एक चीज जो उसने आप में बदल दी हो आफ्टर दैट इन योर लाइफ? मैंने सच को परखने की मेरी नज़र बदल दी कि जो दिखता है दुनिया वैसे नहीं होती। करेक्ट। एंड देर इज नथिंग वाइट कंप्लीटली एंड नथिंग ब्लैक इन दिस वर्ल्ड, बट एवरीथिंग इज ग्रे। ग्रे। ये मुझे उस वक्त ध्यान में आया, ये नज़रिया वहाँ से। एक्चुअली यूनो से भी वो काफ़ी बदलता रहा, ये सब होता रहा, लेकिन 26/11 ने जो चेंज लाया है, पुलिस और पब्लिक ज़्यादा नज़दीक आ गए और दोनों के दिलों में करेज का जज्बा, एक धैर्य, हम फेस कर सकते हैं, देयर कैन बी एनीथिंग, वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे आ गया। आई विल नॉट अंडर एस्टिमेट पब्लिक, बिकॉज पुलिस में तो ये आया, आज कितना भी बड़ा कुछ होने दो, पुलिस इज़ प्रिपेयर टू फेस, लेकिन पब्लिक भी पुलिस को कोऑपरेट करने में पीछे नहीं रहता है। और पुलिस के लिए मतलब सिविलियन के लिए तो ये और डिफिकल्ट है, क्योंकि पुलिस तो चलो एक ट्रेंड होती है इस एनवायरनमेंट के लिए कि आपको ये प्रोटोकॉल में सिखाया जा रहा है कि आप इस चीज़ को कैसे प्रोसेस करो वेन एवर इट हैपन। वर्स्ट केस सिनेरियो को हम ऑब्वियसली लेके चलते हैं कि हमें वर्स्ट केस लेके चलना है एंड आइडियली उसको कभी आने नहीं देना, ठीक है। बट हमारे लिए तो ऐसा होता है कि यार ये अगर आ गया, अब आपके सामने कोई अगर आ गया, आपको तो ना गन पकड़ना आता है, ना आपको उसको क्लोज करना आता है, ना सेफ्टी लॉक हटाना आता है, आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने कुछ सेल्फ डिफेंस में कराटे कुराटे कुछ सीखा है तो आप जाके थोड़ा सा वो कर सकते हो या इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ओनली थिंग दैट यू हैव इज करेज टू एक्ट यस, एज अ सिविलियन, द ओनली थिंग यू दैट डिफरेंशिएट्स यू की। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, नॉट जस्ट इन दैट, उरी, पहलगाम, हर जगह पे कहीं ना कहीं सिविलियन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि मेरे पास अभी हिम्मत है और किसी को ज़रूरत है। बिल्कुल, वो तो पहलगाम में दिखता है। पहलगाम में लोग सामने आए, कई हद तक लोगों ने जब ये समझा तो उनको पीछा करने तक के कुछ शहादतें भी हुई पब्लिक की। तो इससे ये दिखता है कि पब्लिक में भी वो कॉन्शियस जो है वो जगा हुआ है पूरी तरह। क्योंकि कितना सहेगा यार पब्लिक भी, हमारा देश भी कितना सहेगा। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि एक टेररिस्ट की एक्ट हो ना, बॉम्बे ने कितना सहाया, मुंबई ने कितना सहाया इतने सालों से, चाहे वो पहले के गैंग वॉर्स हों, उसके बाद में टेररिस्ट अटैक्स हों, उसके बाद में अब देश की कई और जगहों पे। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मुंबई, इट आवर कंट्री इज यूनाइटेड विद दिस पेन। जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो पेन से बड़ा यूनिफायर भी कोई नहीं है। सही बात। आपकी खुशी कोई समझे ना समझे, आपका दर्द जरूर समझ जाएगा, और वो दर्द हमेशा ज़्यादा रिलेटेबल होता है। करेक्ट। And that is what I think has unified Mumbai and brought both police and civilians close, and not just Mumbai but the entire country close. And इसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया ने भी प्ले किया है। ये जो पोलराइजेशन आज हम देखते हैं कंट्री के अंदर, वो क्यों आई है? क्योंकि आज एक कोई भी बंदा अपना ओपिनियन दे सकता है। पहले ओपिनियन देने के लिए आपको एक ब्यूरोक्रेट बनना पड़ेगा पहले के ज़माने में, आज उसकी ज़रूरत नहीं रही है। आज हम ब्यूरोक्रेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अगर आपने ये चीज़ की है तो गलत है। पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, एज अ कलेक्टिव ओपिनियन, कि हम उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है, टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है कि लोगों को अंडर चेक रखें। करेक्ट। और ये यंग जनरेशन को मैं इसकी क्रेडिट देना चाहूँगा कि यंग जनरेशन, उनको किसी ने सिखाया है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो सिचुएशनल लेसन लेकर रिएक्ट होना शुरू किया है, आइदर दिस साइड दैट साइड। और ये जो बात है कि व्हाट इज़ द रियल थिंग एंड व्हाट दे शुड स्पीक, ये उनको आता है। आई थिंक दैट इज़ द मेन बेस ऑफ
सस्टेनेंस इन डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ गवर्नेंस। अगर इस देश में डेमोक्रेसी बचती है, भली थोड़ी बहुत कॉर्पोरेटोक्रेसी डेमोक्रेसी साथ में चल रहा है आजकल, लेकिन वो इन यूथ के बदले हुए साइको प्रोसेस पर ही डिपेंड करेगा। और इनकी साइकोलॉजी अगर इस तरीके से डिस्टॉर्ट नहीं की जाए, जबकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, यूथ लोग को भड़काए बहकाए जाने की कई कोशिशें कई माने में होती है, लेकिन फिर भी मेरा भरोसा है तो इसी देश की युवाओं पर जो अपनी मानसिकता को बनाए रखे हैं और रिएक्ट होते हैं, रुकते नहीं। हाँ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी हमारे देश के अंदर यूथ का रहा ही है, और आई थिंक द नेक्स्ट 10 years ये और ज़्यादा बढ़ते जाने वाला है। बिल्कुल। एंड इट इज़ नॉट गोना स्टॉप, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्रिएट दिस कंटेंट कि जिससे कि वो सही डायरेक्शन में कंटिन्यू आगे जाते रहे। वरना ये सब पॉडकास्ट क्रिएट करके या कोई भी चीज़ पे बोल के कोई मतलब ही नहीं है अगर हम किसी को रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहे बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर। देयर मस्ट बी सम वैल्यू टू कंट्रीब्यूट। Yeah, there must be, and that is also one of your sacrifice to the country. Exactly, that comes, value will come from there only. वैल्यू कहीं के किसी के पोशाक से किसी के कपड़ों तो से नहीं आएगी, that will come through what sacrifices you had. And lastly, before I close 2611 का chapter, because हम काफ़ी इस पे डिस्कस कर चुके हैं, and I have understood a lot of things from you. उस पूरे इंसिडेंट के अंदर आपके हाथ से किसी की डेथ हुई थी, मतलब जैसे हम फायरिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, आई डोंट थिंक। नहीं, बट जैसे आपके पूरे करियर में, ये पुलिस करियर के अंदर आपने कभी किसी को एनकाउंटर किया हो, क्रिमिनल को? हाँ, एनकाउंटर किए हैं मैंने। किए ना? किए है, लेकिन 26/11 में ऐसा नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज माई क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड कि जब हम किसी का एनकाउंटर करते हैं, किसी क्रिमिनल का, तो हाउ डू यू प्रोसेस दैट एज अ ह्यूमन विद कॉन्शियस? एक तो पॉजिटिव बात बताता हूँ, उसमें ये होती है कि अपने हाथ से आदमी मर गया, क्या मुझे उसकी जान लेने का हक है? नॉर्मली उसको पनिश करने का या उसको मारने का हक मुझे नहीं है। ये कहता है डोस्टोव्स्की, क्राइम एंड पनिशमेंट, जो मेरे ज़िंदगी को बदलने वाली एक किताब है। जब मैंने डोस्टोव्स्की की थ्योरीज को पढ़ा, जो रशियन 1886 में किताब लिखता है कि nobody has a right to punish any human, even not judge and judiciary. तो फिर पनिशमेंट का दायरा क्या है, वो उसने एक्सप्लेन करते करते वो एक मर्डर केस की स्टोरी लेकर वो चल रहा है, किसी के हाथ से कोई मरा है। तो मैं जब ये बात को सोचता था कि मेरे हाथों से आदमी मर गया, एनकाउंटर में मर गया, whether it was worth, and two things were coming to my mind कि मेरी जॉब, मेरी सिस्टम का हिस्सा जिसने मेरे हाथ में गन दी है, रिवॉल्वर दिया है, फॉर माई प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स वहाँ पे आ जाता है कि ये जो आदमी है जो एनकाउंटर में मरा, वो कितने लोगों को कितने मुश्किलें पैदा करता था, कितना बदमाश था। हालांकि लास्ट एनकाउंटर जो मेरे हाथों हुआ, दैट वाज द डिसमिस पुलिस कांस्टेबल। वो यूनिफॉर्म पहनने वाला एक बंदा था जिसने नौकरी के चलते कुछ गंदे कर्म किए, नौकरी से निकाला गया, बाद में उसने कोई गैंग ज्वाइन कर ली और एक्सटॉर्शन और एक करके बड़ा उधम मचाता था। उसके नाम से बड़ा दहशत एरिया के अंदर मची हुई थी। तो ऐसे आदमी को मारने से अगर औरों को प्रोटेक्टेड फील हो रहा है तो व्हाई शुड आई सस्टेन द गिल्ट। ये माना कि मुझे उसको मारने का अधिकार शायद ना हो, लेकिन सिस्टम ने तो ये सब बनाया है और सिस्टम आवाम ने बनाई है, वही चाहते हैं मुझे कि उसका एनकाउंटर हो। तो इस कॉन्शियस से अगर आप सोचो तो एनकाउंटर इज जस्टिफाइड। अब इसकी नेगेटिव दूसरी साइड में तुमको बयां कर दूं कि ये जो मरा वो कौन था? कोई ऑर्डिनरी चौल में रहने वाला आदमी, कोई मिडिल लेवल का, कोई टीचर की फैमिली से, कोई क्लार्क की फैमिली से, ऐसे लोग मारे गए। भाई दाऊद इब्राहिम का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, वो चाहती तो उसका एनकाउंटर हो। अरुण गवली का अब तक क्यों नहीं हुआ? छोटा राजन, ये जो बड़े गैंगस्टर या गैंग पिन है, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? नीचे वाली रैंक मारी जाती है। और ये आते कहाँ से हैं? उनका सोशो इकोनॉमिक क्या है?
उनका एकेडमिक करियर क्या है, उनके पास एजुकेशन क्या है, ये सारी बातें बताती है कि ये विक्टिम है इसी सिस्टम का, इसी समाज का। और विक्टिम को मार देना ये गलत है। अब बात आती है जस्टिस पे। हमने ट्रूथ समझा, जस्टिस पे बात करो, और वो होने के बाद में बात आएगी अपने आप के ओपिनियन की। तुम्हारा क्या उसमें ओपिनियन है, तुम कैसे उसमें रिएक्ट होते हो, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी स्पीक्स विथ यू। तो उस एनकाउंटर के बाद में मेरी आइडियोलॉजिकल क्रेविंग भीतर से ये रही कि कैचिंग देम यंग, वी शुड टीच देम basically not to be criminal. And even if situation makes you a criminal, try to repatriate, recover yourself, rehab yourself and come back. Unless we teach them, it is one-sided game. No doubt system ने support किया, no doubt गंदा आदमी था, गलत था, उसको मारना ही ज़रूरी था। अदरवाइज मेरे सामने जो लोग आए थे वो कह रहे थे कि आप अगर इसको नहीं मारते तो हम 2 दिन में सुसाइड करने वाले थे। इतना उनको टॉर्चर हो गया था इसका। सो दीज आर द थिंग्स। दोनों बातों को अपने अपने तरीके से सोचने में अब आता है आइडियोलॉजिकल ट्विस्ट। जो एक पुलिस ऑफिसर, एक प्रोफेसर जो पुलिस ऑफिसर बनना उसकी ज़िंदगी में आया, एंड आई टिल्टेड टूवर्ड्स स्पिरिचुअल दिस थिंग। ज्ञानेश्वरी मैंने देखी, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा, और ये तो मुझे बच्चों के इतने बड़े हीरो लगने लगे कि जिस उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी वो 16 साल का था, जिस उम्र में शिवाजी ने अपनी करंगुली को काट कर रक्ताभिषेक करके हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूंगा बोल के प्रतिज्ञा करी थी, वो 17 साल का था। तो ये टीनेज इज द बेस्ट थिंग। और जो किताब है मेरी अमृत शान कोड़े, वो उसी पे आई बाद में कि यू कैच देम यंग। और जो बच्चा टीनेज में अपनी सोच समझ ले तो वही उसका करियर बनता है। अगर टीनेज निकल जाए और अपना सोच वो नहीं समझे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वो नहीं समझे, तो उसकी ज़िंदगी अकारत है। कितनी प्यारी चीज़ की है। मैं आपसे ये सवाल करने वाला था और आपने मुझे उसका आंसर पहले ही दे दिया कि आपने ये क्यों लिखी स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए, एंड आपने उसका आंसर दे दिया कि टू रिफॉर्म देम बिफोर दे गेट मिसगाइडेड इन लाइफ। यस, कि बुलेट मिस फायर होने से पहले ही उसको डायरेक्शन दे दो। एंड पता है मेरे को 2-3 टैंजेंट इसमें है कि जैसे ये सेम चीज़ किरण बेदी के केस में बड़ी एप्लीकेबल है। मतलब किरण बेदी मैम जो है, मैं जब विपासना करने गया था तो विपासना उन्होंने अप्लाई किया था तिहाड़ जेल में, बिकॉज तिहाड़ जेल की प्रॉब्लम यही थी, एग्जैक्टली रिफॉर्म, बिकॉज द कैपेसिटी टू होल्ड द पीपल इज 10,000, बट द पॉइंट इज वो 10,000 को भी रिलीज होने के बाद में वो और बेकार क्राइम करके वापस आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसकी कैपेसिटी होल्ड करने की है नहीं, एंड देयर इज एन एग्रेशन बीइंग डेवलप बिटवीन दीज पीपल कि हमें तो वैसे भी बना ही गया क्रिमिनल, तो और क्राइम करो, वापस आके तिहाड़ में रहना ही है हमें। दे आर नॉट गेटिंग रिफॉर्म्ड। तो उसने जब उनके हाथ में किरण बेदी मैम को इसलिए दिया था कि चलो ये तो वर्स्ट जेल है संभालने के लिए, क्या संभालेगी, लेडी ऑफिसर है, उन्होंने उसको जेल की तरह नहीं देखा। उन्होंने बोला इसको मेरे को पर्सनल डेवलपमेंट हब बनाना है इनके लिए, बिल्कुल, कि कैसे मैं इनको रिफॉर्म करूँ। द प्रॉब्लम विद द जेल इज नॉट जेल इज नॉट मेंट टू केज यू फॉरएवर, जेल इज मेंट टू रिफॉर्म यू। यस, रिफॉर्म। The point is people don't understand this basic concept. It is not to give you कि मैं गया वहाँ पे होटल स्टे मेरा फ्री हो गया, खाना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, 10 साल काट के बाहर आ जाऊंगा। नहीं, इट इज टू मेंट यू, टीच यू, एजुकेट यू कि भाई तुमने क्या गलती की थी, तुम्हें कॉन्शियस डेवलप करवाना। दिस इज द पर्पस ऑफ जेल। Yes. जो कि किरण बेदी मैम ने पूरी पहले, और क्रिमिनल्स पे काम करने से पहले उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स पे काम किया कि मेरे तिहाड़ जेल के अंदर जितने कांस्टेबल्स हैं, जितने सब इंस्पेक्टर, जितने इंस्पेक्टर है, उनको मैं पहले एजुकेट करूंगी, उनको पहले मैं विपासना करूंगी, बिल्कुल, कि उनमें वो एम्पैथी डेवलप हो। जब तक वो एम्पैथी के साथ में इनको नहीं देखेंगे कि ये दीज आर नॉट लाइक पीपल, कि इनको हम स्कम डिक्लेयर करके इन पे काम करना ही बंद कर दें। हमें एक एम्पैथी डेवलप करनी है पुलिस हैंडलर्स के बीच में, जो कि इनको सिखाएं, और फिर जब यहां से कोई बंदा बाहर जाए तो उनका प्रपोर्शन ऑफ रिटर्निंग शुड नॉट बी देयर। और ये इतनी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी उनकी, कि डेफिनेटली जो आइडियली फिर हर जेल में अडॉप्ट हुई कि वहां पे विपासना सेंटर बने हर जेल में। शी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हैविंग मोर देन 1,000 पीपल डूइंग विपासना एट द सेम टाइम, रिफॉर्मिंग दीज पीपल इन द सेम आइडियोलॉजी। और इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी बात है, काफी बड़ी बात, इतना बड़ा इम्पैक्ट है। बराबर है। कहाँ जाएगी ये पॉपुलेशन, हम सोचते नहीं है ना इस बारे में। टेररिज्म की भी अगर हम बात करें, कहाँ से आ रही है? पॉवर्टी से आ रही है,
और रिसेशन से आ रही है, लोगों को मिसगाइड करने से आ रही है, कोई ना कोई तो माइंड वॉश कर रहा है ना। बिल्कुल। कसाब भी अगर हम देखेंगे 17 साल का बच्चा ही था ना, 18 साल का बच्चा ही था। अगर हम आइडियोलॉजिकली उसी दोनों पिलर को मैं लूँ, साइकोलॉजी वाइंड में जिसने इतने सारे लोगों की जान ले ली, आइडियली उसको भी मार देना चाहिए। बट दूसरे साइड पे उसकी फैमिली और उसका एक हम पर्सपेक्टिव देखें कि यार अगर किसी ने इसको बचपन से माइंड वॉश करके, तो इसके तो कॉन्शियस ही नहीं है। बिल्कुल। अब इसको क्या करें, इसका बताओ। दोनों पहलू कहीं ना कहीं वे Consider करते हैं करनी ना, चाहिए। इसको कहीं ना कहीं वे करते हैं, और ये बात समझना बहुत जरूरी है हमारे बहुत जमाने बहुत में। जरूरी। वरना तो लोग रिफॉर्म नहीं होंगे, तो फिर तो एक पोलैरिटी बनी रहेगी, बिल्कुल। या तो मारो या मरो, यही सिचुएशन चली रहेगी। बिल्कुल। सो आई थिंक मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप नहीं मुझे नहीं, आप करेक्ट कर बिल्कुल सकते सही हो। कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले का जो मेरा मानना है कि बिफोर ही गोज टू जेल और बिफोर दिस डायलेमेटिक सिचुएशन कम्स इन हिज लाइफ, व्हाई डोंट ही गेट सेल्फ एक्चुअलाइज। एग्जैक्टली। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा तो बाकी सब आसान है। व्हाई आई एम एग्जिस्टिंग। कई लोग मानते हैं कि मैं पैदा हुआ क्योंकि माँ बाप ने कुछ किया, हाँ। इसीलिए पैदा हो, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन खलील जिब्रान को हमने जब पढ़ा, तब खलील जिब्रान कहता है इट्स नॉट योर पेरेंट्स हु गिव यू बर्थ, यू आर चोजन योर पेरेंट टू टेक बर्थ ऑन दिस Correct. ग्लोब। सो ये पूरा इमेज बदल दिया कि मेरे को तो ना माँ बाप ने पैदा नहीं किया यार, मैं खुद पैदा होना चाहता था। अब नेचुरली सवाल आता है, अगर पैदा होना चाहता था, और मैंने सिलेक्ट भी किया उनको। हाँ मैंने इनको सिलेक्ट भी किया, तो काय के लिए सिलेक्ट किया? सुबह शाम खाना खाकर ये करने के लिए, धरती का अनाज कम करने के लिए? तेरे आने का कोई पर्पस है, कोई वजह है, और वो वजह जिस दिन समझ में आ गई उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। इतना ट्रिगर है, बस बटन ऑन करना है तुमको, कुछ नहीं गाइड करना है उसको। और आज तो इतने एवेन्यूज है, जो बच्चा 5वीं कक्षा में जा रहा है उसको अगर ये हुनर आ जाए कि आई एम बेस्ट इन सिंगिंग, आई एम बेस्ट इन ड्राइंग, आई एम बेस्ट इन पेंटिंग, वो अपनी करियर को खुद बना दे, आगे चला जाए, फिर वो भटके नहीं, और फिर वो क्रिमिनल नहीं बने, अब फिर तिहाड़ जैसी जगह पे जाने की उसकी नौबत ना आए, ना कोई रिफॉर्मेशन की नौबत आए। ये रिफॉर्मेशन के पहले। लेकिन ये बात भी और इम्पोर्टेंट एक हो जाती है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइज है, ये जरूरी नहीं कि वो कभी जेल न जाए, हो सकता है जा सकता है, इनोसेंट भी होगा, कोई जा सकता है। तो उसका रिपेट्रिएशन जो है, रिहैब जो है, रिफॉर्म जो है, वो आसान हो जाएगा अगर वो शुरू से अपनी एक्चुअलाइज पर्सनैलिटी लेकर जी रहा है। और वैसे भी तभी तो हमारा अंडर जैसे पॉस्को एक्ट होती है या अंडर 18 के अंदर होता है, तो उसका कोड भी अलग है और उसके रिहैब सेंटर्स भी अलग है। जब आप कभी उनको पकड़ते तो हमें पता होता है कि यार ये इनको हम अभी ट्रेन करके फ्लेक्सिबली सही रास्ते पे ला सकते हैं। और जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्यारी चीज़ क्या है? लोग बोलते हैं मोहब्बत है। ये मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे जीवन में सबसे प्यारी चीज़ है ख्वाब। वो ख्वाब तुम हर सुबह अपने साथ लेके चलते हो। आए हाय, क्या बात बोल रहे हैं। हाँ, और वो कहता है कि जब तू पहलू में आकर मुस्कुराई तो लगा कि जवानी के दिन कुछ बाकी है अभी, बोतल भले खत्म हो चुकी हो मगर प्यालों में शराब बाकी है अभी। क्या बात तो ये इस मकसद से अगर आप आगे देखो, अपनी जिंदगी को देखो, आने वाले दिन को हक करो, माय गॉड इट्स वंडरफुल, लाइफ इज वंडरफुल। दुख आते रहेंगे और दुखों को स्वागत करना सीखो, क्योंकि वो दुख ही है जो तुम्हें जीवन का अच्छा स्वाद देते हैं। जिसके जीवन में दुख नहीं है वो जीवन का स्वाद क्या लेगा? क्योंकि तुम पूरा भरपेट खाए हुए हो। मैं रसगुल्ले जाम पूरी लेके आ रहा हूँ, खाओ। तुम बोले नहीं यार नौसिया सर उल्टी हो जाएगी, नहीं खा सकता, आप मज़ा नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप भूखे हो और मैं इतना सा टुकड़ा रोटी का ले आऊँ जिसमें चटनी लगा के, तो आप खाओगे? बोलेगे यार सर क्या क्या टुकड़ा क्या रोटी खिलाई यार। तो ये जो बात है, दुखों को नकारो मत। वो अभी यंगस्टर्स को मैं यही कहता हूँ, जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ कि डोंट अवॉइड द एगनीज। एग्जैक्टली। और जो भी तकलीफें होती है उसको स्वीकार करो, वो तुम्हें कुछ देने के लिए आई है। सुख तुमसे कुछ लेने के लिए आया है। आज पार्टी की दोस्तों के साथ में तुम्हारा जेब 10,000 से खाली कर देगा, लेकिन जब दुख आता है वो तुझे कुछ दे के जा रहा है। क्या बात बोल रही है, क्या बात है। सुख कुछ लेने आया, दुख कुछ देके जाएगा। देके जाएगा। क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ पे, मजा आ गया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आई 100% एग्री। आपने शब्द भी ऐसे यूज किया ना, मैं लोगों को बोलता हूँ जिस इंसान के पास सपना है ना वो कभी गरीब नहीं हो सकता। बिल्कुल, कभी गरीब नहीं हो सकता। दूसरी बात, डेथ आपको पता नहीं कब होगी, बट दैट इज द ओनली इनएविटेबल थिंग दैट यू नो व्हेन
happen to everybody's life as soon as they are born. That's the only perfect truth of life. Perfect truth of life. तो मैं मेरी मम्मी से भी कभी कॉन्वर्सेशन होता है ना, नीरज वो ऐसा बोलती है, नीरज तू ना बड़ा प्यार से डेथ के बारे में बात करता है. मैंने बोला क्यों डरना है भाई. मैं एक बार छू के आया हूँ, 2 बार छू के आया. आई वॉज बॉर्न इन 7th month. ठीक है, आई वॉज ऑन इनक्यूबेटर. तो मैंने डेथ को 2-3 बार एग्जिट मारा है. द पॉइंट इज कि क्यों डरूं उस चीज से जो होनी ही है. बराबर है. और दूसरी बात ये है कि उसको जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है यार लाइफ को और मतलब देता हूँ. हाँ, सही बात है. मतलब मेरे अंदर से मेरे को वो मोटिवेशन आ जाती है कि यार नीरज इस लाइफ को बनाते हैं ना कुछ यार. 3 दिन के बाद भी अगर गया, ये तो नहीं पता तो और अच्छी बात है कि हर दिन को उतना वैल्यूएबल बनाना है. बराबर है. और ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ ना, जैसे आपने फियर को देखा है, मैंने फियर को देखा है अलग अलग पहलुओं में. वो एक मोमेंट ना आपको ये समझा देता है कि यार सबके पास ना इतनी सी अपॉर्चुनिटी है. बराबर है. आपको उसमें जो करना है कर लो, रिग्रेट मत करो. बराबर, सही बात. तो कफन के अंदर है ना एक ही आवाज जाती है अपनी, कोई आके जज नहीं करने वाला. सही बात है. सबसे बड़ा फियर क्या है? डेथ के बड़ा कोई फियर नहीं है. डेथ इज द बिगेस्ट Biggest fear, फियर. yeah. एवरीबडी इज Yeah. फियरिंग. हाँ. तो वो तो सर्टन है. तो फिर आज ही से डरना शुरू कर दे कि मौत होने वाली है, मौत होने वाली है, जबकि पता ही नहीं तेरे को कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, किस समय होने वाली. फियर इनइविटेबल एलिमेंट है तुम्हारे डीएनएस का, तुम्हारी जेनेटिक एग्जिस्टेंस का. यू कैन नॉट अवॉइड इट. देन फियर अगेंस्ट करेज. सो व्हाट इज करेज? करेज इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ फियर. यू हैव टू मैनेज योर फियर. और जब ये पता है So कि true. ये सर्टनटी, बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ, तो उससे डरना क्या? अल्टीमेट वैसे जब मरने से पहले जीना सीख लो. Yeah, there you are. मरने से पहले जीना सीख लो. एक्चुअली वो बहुत कम लोग जीना जानते हैं सर. बराबर है. आज पोएट हो, आपने इतने सारे साहित्य में कंट्रीब्यूशन किया है, उनको पढ़ा है. आपकी अभी मैं उसी लास्ट सेक्शन पे आ रहा हूँ, आपकी खुद की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की फर्म है. आप लाइफ के अंदर जितने रस है ना, जितने कलर्स हैं, उनको जीने की कोशिश कर रहे हो. ये नहीं सोच रहे हो कि मेरे पास क्या नहीं है, ये सोच रहे हो कि मैं क्या डाल सकता हूँ और बिल्कुल. अपने तरफ से. आप जब ओनर बन जाते हो ना अपने, कभी कभी हमें ना सारे ब्लेम भगवान पर डाल देते हैं. हाँ, आपको नहीं पता कि आप खुद को क्रिएटर हो अपने लाइफ के. सब कुछ वो नहीं लिखते, कुछ आपके हाथ में भी होता है. एटलीस्ट जो अपने हाथ में है वो तो करो. उसका ब्लेम तो ऊपर वाले पे मत डालो. खाना आने के बाद इंसान खाता ही है ना, बिल्कुल. कि ऊपर वाले को बोलता है आओ खिला दो. खाता तो इंसान खुद ही है. बराबर. सो आई थिंक वी फॉरगेट दिस. इट्स अ वेरी फाइन लाइन. Correct. बिकॉज एज एन अडल्ट हम जैसे ग्रो होते हैं ना, बाहर बढ़ते जाता है जिंदगी का, तो हम दूसरों पे ब्लेम डालना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं. बच्चा कभी नहीं बोलता अरे वो सॉरी बोल देता है, मम्मी सॉरी. वो एक्सक्यूज नहीं देगा, अरे टीचर ने आज मेरे को बुलाया नहीं था इसलिए, या ये हो गया मेरे साथ. बड़े बड़े होते हैं ना, हम एक्सक्यूज ज्यादा देना स्टार्ट कर देते हैं. हाँ, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, बीवी अच्छी नहीं है, मेरा भाई अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है. कभी ये नहीं बोलते अरे मेरे में कमी है, मेरी अप्रोच सही नहीं है, मेरी मेहनत कम है, मेरे में लगन नहीं थी, मैंने सही वैल्यू नहीं की टाइम पे. जब हमारी जिंदगी सर, मुझे ऐसा लगता है तब बदलती है जब हम 2 शब्द यूज करते हैं, माई फॉल्ट. यस, राइट यू आर. इफ आई डोंट act on myself, because that is the only thing I have in my control, I can never change my world. Yes, And we try to control everything that is not in our control, and that is the fundamental truth of life. correct. Very rightly you said it. कि अभी हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले इस रिलेशनशिप के अंदर. नहीं, we need not to remain dormant. We have to be active, rationally and proportionately. अभी जैसे पहलगाम हुआ, सो दिस पब्लिक कॉन्शियस कि भाई जो वो 7-8 लोग, 4 लोग जो कोई भी थे, वो पकड़ के पहले उनको ये होनी चाहिए थी. हमने स्ट्राइक किया, गए आए, ये सब कुछ ठीक है, करना चाहिए था. लेकिन इसके साथ साथ हमने रिएक्ट तो किया, उनको सबक भी सिखाया, उन्होंने अपोलॉजी करी, पाँव पड़े, तब वॉर बंद कर दी वगैरह वगैरह. सारा मामला ठीक है अपनी जगह पे. अब एज ए यूथ इस देश के लोगों को क्या सोचना है? उसको सिर्फ इतना सोचना है कि जो कुछ हो रहा दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक गेम. क्योंकि दुनिया में हर 4-5 साल में नया ऑर्डर सेट किया जाता है. वो सेटर्स कौन है? दे आर द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. डीप स्टेट कहो या और कुछ कहो, उनका गेम वो खेल रहे हैं. अब ये जो गेम इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा है, जैसे क्रिकेट मैच का आपने दाखला दिया,
ये हो रहा है, इससे हमारा टेम्परामेंट रिलीजियसली भड़का के अननेसेसरीली हमारे दिमाग में कोई अनवारंटेड पोलराइजेशन तो नहीं डाला जा रहा, और वो अगर है अवॉइड इट, अवॉइड कर दो। जैसे नागपुर में वो हुआ, औरंगजेब की कब्र पे हुई, उधर औरंगाबाद में हुआ तो इधर राइट्स हो गए और ये सब हो गया। इससे हमारी आवाम के युवा बचे, वो सोचे कि आग तो लगी है लेकिन उसका पर्पस क्या है। सो गो बियॉन्ड दैट डीपर मीनिंग, जो ऑब्वियसली दिख रहा है उसके पीछे एक बार जाके देखो। हाँ, द वे वर थिंकिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट गेम के पीछे की गेम को समझो, गेम के पीछे के गेम की समझो। और अगर दिया जलता है, शमा जलती है, हम परवाने उसके पास जाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, लेकिन ये महज ध्यान रहे कि शमा तेरे को उजाले के लिए जली है या तुझे जलाने के लिए जली है। क्या बात वो कहते हैं कि यार तुझे रोने का सलीखा भी नहीं, यार तुझे रोने का सलीखा भी नहीं, तू जानता ही नहीं अश्क होते हैं बहने के लिए या बहाने के लिए। अरे है तू जानता ही नहीं अश्क होते बहने के लिए बहाने। उसकी उसी को हक है जिसे अश्क के एक बूंद की कीमत हो वही रोए, बाकी आता है नेचुरली करके रोने बैठे में क्या फायदा है। यार तुझे रोने का सलीखा भी नहीं, तू जानता ही नहीं अश्क होते हैं बहने के लिए या बहाने के लिए। और कितने परवाने यहाँ जल गए राज ये पाने के लिए कि होती है क्षमा जलने के लिए या जलाने के लिए। क्या बात ये युवाओं को समझ में आ जाए। क्या बात है। अभी आप इतना सुना रहे हो ना, मेरा भी एक सुनाने का मन कर रहा है। बिल्कुल सुनाओ इरशाद। आप वो प्रेशर पे डाल रहे हो अभी। तो दिस इज समथिंग आई रोट, आई होप आई रिमेंबर इट, इज समथिंग व्हिच रियली वेंट वायरल, जो मैंने उस फेज में लिखा था कि किसको कहता कि कैसा दर्द है। हाँ, किसको कहता कि कैसा दर्द है, कह भी देता तो अल्फाज क्या ही बयां करते। वाह, कह भी देता तो अल्फाज क्या ही बयां करते, क्योंकि जब रूह से आह निकलती है तो शब्द नहीं आंखें बयां करती है। हाँ, क्या बात है। तो दिस इज समथिंग आई रोट, और ये काफी रेजोनेट हुआ था लोगों के साथ में। तो मैंने बोला आज मेरे को इतने बड़े एक कंट्रीब्यूटर के साथ में बोलने का, बैठने का मौका मिल रहा है। जैसे वो कहते हैं ना कि बेजुबा तर्ज मेरी उर्दू पोइट्री का नाम है। तो जावेद अख्तर साहब के पास में बैठा था, बातें हो रही थी, तो मुँह से ऐसे ही निकल गया कि वो बात ही क्या जो लफ्ज़ों में बयां हो। वाह। बेलफ्ज़ जो बयां होता है वो सच्चा कम्युनिकेशन है। मैंने कहा सर बेजुबा तर्ज का नाम इसीलिए रखा है। बड़े खुश हो गए। आप गुलजार जी से भी मिले हैं? गुलजार जी से भी मिला, वो तो विमोचन पे आए थे मेरी किताब की। अच्छा। गुलजार साहब आए थे, उनके हाथों से सेकंड एडिशन विमोचित हुई, और जावेद अख्तर साहब ने तो प्रीफेस लिखी। थोड़ा सा बताओगे मेरे को आप उन दोनों के बारे में? काफ़ी बहुत समय, आई थिंक वी शुड हैव अनदर दिस थिंग। उसमें थोड़ा सूफी संत साहित्य, ये नाम कहाँ से आया। गॉट इट। मतलब आई जस्ट वांट टू नो वेरी ब्रीफली कि गुलजार साहब से आपका कैसा इंटरेक्शन था, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन? वेरी काइंड एंड वेरी कॉर्डियल एंड इनवाइटिंग। हाँ, ही सेड कि मुझे इस बात की खुशी है। उस दिन उनका एक प्रोग्राम था, वो हाईकोर्ट के किसी जज की किताब का विमोचन करने जाना था, तो वो कहे कि उससे मैं तुम्हारे विमोचन पे आऊँगा। क्या बात। क्योंकि आप पुलिस में रहते हुए ये सीमेंट के जंगलों में जहाँ इंसान आबादाबी में लगा रहता है, वहाँ आपने पोइट्री लिखी। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि तांडव करती हुई शंकर की मुद्रा, महादेव की मुद्रा, शरीर का अंग अंग कांप रहा है, लेकिन फिर भी तांडव करती हुई मुद्रा के ओठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है, वो बरकरार है। तो ये मुस्कुराहट का नाम है धनराज बंजारी की पोइट्री, क्योंकि पुलिस जैसी सर्विस, बम्बई जैसा शहर, और उसमें इतना नाजुक दिल संभाल कर रखना, आए है बड़ी नज़ाकत वाली बात है। तो मैं जरूर आऊँगा इस पे। यानी कि वो एक्चुअली मैंने भी तो वही फील किया था मैंने जब आपसे मेरा पहला कॉल भी हुआ था, मैंने बोला यार आप काम तो एकदम वो बोल रहे हो ना, शेरों वाला कर रहे हो, और आपका जो दिल है, जो अंदर की जिज्ञासा है, जो लेखक है, जो एक वो बोलते हैं ना, एक जो साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, वो उसको उतनी काइंडनेस से भी देख रहा है। यू नो, इट इज लाइक अ बैलेंस ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन योर हेड। तो बस मैं आपके लास्ट पहलू पे ही आ रहा हूँ कि अगर
अगर मैं आपसे पूछूं, आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं एंड आई वांट टू नो दिस इज, इफ यू हैव टू डिफाइन द पर्पस ऑफ योर लाइफ इन अ लाइन, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? Whatever genetic qualities bestowed in my personality wanted to have a justification. In one word, I justified my existence. क्या बात है. मुझे जब पोइट्री का ये हुआ तो पोइट्री लिखी, ओरेटर बना, स्टेट गवर्नमेंट ने आचार्य अत्रे पुरस्कार देकर नवाजा. किताब लिखनी है, लिख दी. मतलब वो जज्बा कहीं भीतर था. अब जज्बा भीतर है तो उसको बाहर आना है, बाहर आएगा तो वो बात करेगा. अब मेरे भीतर के जज्बे मैंने कभी किसी के सामने नहीं लाए, मैंने खुद ही के सामने लाया. आईने के सामने खड़ा होकर मैंने अपने आप से पूछा, नज़्मकार है, नज़्म लिख सकता है? पोइट्री तो बड़ा अच्छा प्रभावी माध्यम है लिखने का. तो उसने कहा हाँ लिख सकता हूँ. लिख के बताओ, चलो बात करो. तो खुद से जो बातें होती है वो मैंने ज़िंदगी में बहुत की. और जावेद अख्तर साहब का मुझे अट्रैक्शन उस वक्त हुआ जब मैंने उनके मुंह से ये सुना कि तन्हाई को महफिल बनाना का हुनर जिसको आता है, वाह, वो इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है. अब मैं तन्हा हूँ, रूम में कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास यादों का ज़ख़ीरा है. मैंने मेरी 1960 की एक याद आई, उसको वहाँ रख दिया. फिर एक फिल्म की हीरोइन मेरे संपर्क में आई, उसको बाजू में रख दिया. सालों गुजर गए लेकिन यादें जवान हैं अभी भी. तो बैठी हैं, तो मैंने 5-6-7 लोगों की महफिल बना दी और मैं बात कर रहा हूँ उनसे, एंजॉय कर रहा हूँ. तो ये जो जीने का तरीका है ना, ये बड़ा उम्दा और बड़ा अच्छा लगा मुझे. ऐसे चलो ऐसा ज़िंदगी जीते. पॉलिटिशियन बनना है, चलो इलेक्शन लड़ लो. हमने लोकसभा लड़ी, पॉलिटिशियन बने, पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, ये गए. एडवोकेट बनना, LLB करो. आई टॉप द मुंबई यूनिवर्सिटी इन LLB स्टडी. तो ये बातें होती रही. अब तब जाके पता चलता है कि भीतर क्या क्या था, और जो था वो बाहर आना चाहता था, और उसी को तो जस्टिफाइंग एग्जिस्टेंस कहते हैं. और जस्टिफाइंग एग्जिस्टेंस का मतलब दाऊद भी कहेगा, अरुण गौली भी कहेगा कि हमने भी हमारा एग्जिस्टेंस जस्टिफाई किया. वेल, लेकिन मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है कि मेरे आने से पहले ये दुनिया जितनी खूबसूरत थी उसमें थोड़ी खूबसूरत और बना दूँ. क्या बात. 2 किताबें लिखे ही डालूँ, कुछ और नज़ाकत भरी बातें कर लूँ, थोड़ी सी खूबसूरत बना चला जाऊँ. जाना तो सबको है, परम सत्य है डेथ. मैं आई होप आई कैन जस्टिफाई माई एग्जिस्टेंस व्हेन आई एम एट योर एज. एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आज आपसे बातें करके इतना कुछ सीखने तो मिला ही है ऑब्वियसली, बट द एनर्जी, द टेनासिटी, द काइंडनेस, द लव, द ह्यूमर, the poetries, you are a complete package and the moral is the same thing. जिस तरह से मैं जीना चाहता हूँ ना, आप उसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हो कि जो करना है करो, एटलीस्ट रिग्रेट के साथ ना जाओ. बिल्कुल. जस्टिफाई द कैपेबिलिटीज दैट यू हैव बीन गिविंग. मतलब मेरे को गाना पसंद है, आई एम अ ट्रेन्ड वोकलिस्ट, सो आई सिंग, आई कैन प्ले गिटार, आई एम लर्निंग पियानो, आई हैव रिटन माई बुक. सिमिलर, एक कहानी है बयां करने के लिए, लिख दो. एटलीस्ट डू वॉट यू आर केपेबल टू डू. एंड आई लव द वर्ड जेनेटिक जो आपने स्टार्टिंग में यूज किया, गिविंग इट अ लिटिल साइंटिफिक टच देयर. तो आई थिंक अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी एप्ट आंसर. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट बिफोर द थैंक यू नोट इज, इफ आई डिलीट एवरीथिंग अबाउट यू, आपका किरदार अगर मैं मिटा दूं, आपके पास में 60 सेकंड हो to leave one piece of truth or advice, very precise, keeping all the context in mind, what would that be? मेरे मस्तिष्क में जिंदा ख्वाब. मैं जानता हूँ कि ये ख्वाब कभी मरेंगे नहीं, और ना ही मैं इन्हें मरने दूंगा. अगर सब कुछ निकाल दिया जाए फिर भी एक नए ख्वाब की उम्मीद मुझे जिंदा रखेगी. क्या बात है सर, आप बने ड्रीम इंदिरा शो के लिए हो, ख्वाब खत्म ही नहीं हो रहे. सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड. आई थिंक द मोस्ट प्रेस्टिजियस गेस्ट यू हैव बीन ऑन माई शो. थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला. थैंक यू सो मच कि आपने इतने खुल के. Thank you very much. I should say thank you to you. You have given me opportunity to speak so much.
I think this is the first recording of my interview somebody is taking with all areas and multiple dimensions, multiple faces of my personality being touched upon. थैंक यू सो मच. आपको अगर अच्छा लगा एंड आई रियली डिलीवर्ड ऑन दैट क्वालिटी देन इट मीन्स अ लॉट टू मी कमिंग फ्रॉम यू. बट थैंक यू सो मच एंड दिस इज नॉट द लास्ट वन विद ACP धनराज एंड आई थिंक बहुत सारे पॉडकास्ट करने हैं आपके. हम एक एक को आज तो सिर्फ टच किया है आपको. हाँ, हम पूरा साहित्य में भी जाएंगे, पूरा साइकोलॉजी में भी जाएंगे और आई थिंक बहुत कुछ है अभी हमारे बीच में. अभी बहुत तो हमने ख्वाब है. महल बना दिया, अब एक रूम में जाएंगे. एक रूम में जाएंगे. चलो थैंक ठीक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई एम श्योर आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और इससे थोड़ी सी तो वैल्यू मिली होगी. बीच में थोड़ी सी हंसी भी आई होगी, थोड़े से इमोशन भी ट्रिगर होंगे. इस सब के पीछे ना बहुत मेहनत जाती है. एंड इफ यू रियली लव्ड even 1 second of this podcast, then definitely hit that like and subscribe button because free है. एंड इससे मुझे मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड मैं अपनी जर्नी में इसके थ्रू कंटिन्यू कर सकता हूँ, अपने सपनों को एक उड़ान दे सकता हूँ. सो लेट्स ड्रीम टुगेदर एंड कीप एंजॉइंग द पॉडकास्ट, कीप सपोर्टिंग.